चलो, सो लेट्स स्टार्ट। राइट, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज और कल के लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। द रीजन इज वेरी सिंपल, मिनिमम 3 क्वेश्चन सीईटी में तुमको पूछे जाएंगे। इसमें से आई एम सेइंग मिनिमम, इट कैन गो टू 4 and 5 क्वेश्चंस आल्सो। राइट, एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एंड एवरी टॉपिक से तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड वेरियस टॉपिक। राइट, पार्ट 1 को ही मैंने 3 से 4 टॉपिक में डिवाइड किया है, और वो 3 से 4 टॉपिक इट्स लाइक दैट कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, सिमिलरली पार्ट 2 में भी ऐसे 3 टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आ सकते। एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखो ये वाला चैप्टर, दिस विल गिव यू वेरी, बहुत सारे मार्क्स दे देगा। राइट, अब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट 1 में वी आर डूइंग ओके। पार्ट 1 में देख लो, द डिविजन्स आर लाइक दिस। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, उसके टर्म्स क्या है, जो साइन कन्वेंशन यूज करने वाले वो क्या है, सिस्टम सराउंडिंग के बारे में, उनकी टाइप्स क्या है, उनके फंक्शन, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में। फाइनली थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। राइट, एक बेसिक थियोरेटिकल कंसेप्चुअल पार्ट होगा स्टार्टिंग में। राइट, फिर तो सेकंड पार्ट हम चालू करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेस के ऊपर, जो स्टेट ऑफ मैटर में भी देखोगे आगे सीईटी के लेक्चर में। टाइप्स ऑफ प्रोसेस मेजरली 4 टाइप के प्रोसेस लेते हैं हम, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। उनके बारे में आइडियल, और ये खाली टाइप्स ऑफ प्रोसेस नहीं लेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके आइडियल गैस के इक्वेशन का रिलेशन ले लेंगे। राइट, स्टेट 1 एंड स्टेट 2 को बना के यहाँ ही खत्म नहीं होगा ये, यहाँ मैं बस स्टॉप करूंगा उसको, बिकॉज ये जो टाइप्स ऑफ प्रोसेस है इसका एफएलटीडी के इक्वेशंस भी चाहिए। इधर मैं खाली किसका लेने वाला हूँ, इधर मैं खाली आइडियल गैस का लेने, ये क्यों लूंगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है कंसेप्ट यार। फिर मैं चालू करूंगा हीट एंड वर्क के बारे में। राइट, क्यों हीट एंड वर्क के बारे में, बिकॉज पाथ फंक्शंस एंड मल्टीपल थर्मोडायनेमिक्स, क्यों हीट एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे पता चल जाएगा तुमको डेफिनेशन। हीट को अलग से पढ़ेंगे, वर्क को अलग से पढ़ेंगे, वर्क के खुद के टाइप से, अलग अलग टाइप के वर्क है, 4 टाइप के मेजर वर्क है, पीवी वर्क, मैक्सिमम वर्क, राइट, वर्क ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एंड फ्री एक्सपांशन। तो चारों टाइप, उसके फॉर्मूलेज और उसके कंसेप्ट देखें। अब ये जो वर्क और हीट पढ़ा है, ये रिलेट होता है थ्रू इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी को पढ़ेंगे और फिर उसको इक्वेट करेंगे, एक प्रिंसिपल बनाएंगे। वो प्रिंसिपल का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर दिया हम, तो वो जो टाइप्स ऑफ प्रोसेस है उसको फिर से इधर लेके आएंगे। नाउ विल डिराइव फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द वेरियस प्रोसेस। क्लियर हो गए, ये तुम्हारा पार्ट 1 में करेंगे, और पार्ट 1 से मिनिमम 2 क्वेश्चन आने के चांसेस तो होते ही। राइट, तो ध्यान से देखना। राइट, चलो, we'll start with the introduction, a brief introduction of chemical thermodynamics। नाम से ही समझता है ना हमको। राइट, नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मीन्स व्हाट, रिलेटेड टू समथिंग हीट। राइट, डायनेमिक्स इज रिलेटेड टू व्हाट, मोशन। राइट, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, हीट से रिलेटेड इज व्हाट, टेम्परेचर। राइट, वर्क से, मोशन से रिलेटेड क्या, मोशन करने के लिए क्या चाहिए, वर्क होगा, मोशन होगा तो, और वो वर्क करने के लिए क्या लगेगी, एनर्जी। इन अदर्स मेरे पास 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन दिस 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी, हीट, वर्क, एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड योर टेम्परेचर, स्टेट फंक्शंस मतलब। राइट, इनके जब रिलेशंस में एक्सप्लेन कर दूं, कब, लेकिन रिलेशन एक्सप्लेन कब करूं, जब मेरे को केमिकल या फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखे, कोई ना कोई चीज ट्रांसफॉर्म हो, जैसे आइस सॉलिड से लिक्विड हो गया, इन अदर वर्ड्स आइस से क्या हो गया, लिक्विड वाटर। इधर मेरा क्या हुआ, खाली फेस ट्रांसफॉर्म हो, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक हुआ नहीं, सॉलिड एंड लिक्विड में हुआ, खाली स्टेट चेंज हुआ। लेकिन वही मैं रिएक्शन भी कर सकता हूँ ना। राइट, वाटर को रिएक्ट कर सकते हो, या कोई भी रिएक्शन ले लो तुम, जैसे एसिड बेस रिएक्शन ले लो। अब एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होगा, तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। राइट, तो दोनों टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जो इनके रिलेशन से 4 प्रॉपर्टी के, विच इज नथिंग बट हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी, उसको मैं, उसकी स्टडी को मैं क्या बोलता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स। स्पेसिफिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन लूंगा वो कौन सा ज्यादा लूंगा, स्पेसिफिकली केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फोकस मेरा इस पे होगा। फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है, फिजिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें तुम ज्यादा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। राइट, बट इनिशियली थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हम फिजिकल से ही चालू करेंगे, एंड फिर धीरे धीरे हम किस में चले जाएंगे, केमिकल एंटर। क्लियर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब समझ गया तुम। ओके, अब थर्मोडायनेमिक्स का मतलब समझ गया, तो ये थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए, राइट, इसके सोर्स को, इसके कोर को समझने के लिए हमको ओवरऑल यूनिवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता, और वो जो 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं उसी से उसके टर्म्स निकल के आते। द टर्म्स आर सिस्टम एंड सराउंड। अब वो डायग्राम तुम ध्यान से देखो, ये जो राइट साइड में जो डायग्राम है इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे,
तो एक डायग्राम बनाया हुआ, सपोज दिस व्हाइट जो बॉक्स दिख रहा है ये मेरा यूनिवर्स है, समझ लो पूरी तरह से, राइट। अगर ये मेरा यूनिवर्स है तो ये जो ग्रीन सिलेंडर है ना, इसको मैं बोलूंगा क्या, दिस इज माई सिस्टम, और बाहर वाले को क्या बोल दूंगा मैं, सराउंडिंग। नाउ द रीजन व्हाई इसको सिस्टम बोल रहा हूं, सिस्टम का डेफिनेशन वेरी सिंपल, सिस्टम का डेफिनेशन है द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन। विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या, जब मैं थर्मोडायनेमिक की स्टडी कर रहा हूं तो मैं कौन से पार्ट ऑफ यूनिवर्स के बारे में देख रहा हूं, मेरे लिए स्पेसिफाइड पार्ट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेंडर के और गैस, जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लेता हूं उसके अंदर गैस को एक्सपांड या कंप्रेस कर रहा हूं, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो सिलेंडर के अंदर क्या हो रहा है, मतलब सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर वाला पार्ट मेरे लिए सिस्टम हो गया, बाहर वाला पार्ट मेरे लिए क्या हो गया, सराउंड। मतलब मैं थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहा था, सिलेंडर एंड सिलेंडर के अंदर क्या हो रहा है उसके, बाकी के पार्ट में मैं नहीं कर रहा था, तो बाकी का पार्ट मेरे लिए क्या हो जाता है, सराउंड। क्लियर हो गया, वही डेफिनेशन लिखा हुआ है, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड व्हाट, सिस्टम। तो फिर सराउंडिंग क्या होगा, सराउंडिंग इज डिपेंडेंट ऑन सिस्टम, इन अदर वर्ड जो सिस्टम नहीं है वो क्या है, सराउंड। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज नॉट सिस्टम या आउटसाइड सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट, सराउंड। इन अदर वर्ड्स मेरा पूरा यूनिवर्स, वन सेकेंड, मेरा पूरा यूनिवर्स किससे बनता है, सिस्टम प्लस सम। क्लियर हो गया, ओके। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट विच इज साइन कन्वेंशंस, राइट। साइन कन्वेंशंस में अगर देखेंगे आप तो ये साइन कन्वेंशंस अभी एकदम फिट याद दिमाग में रखो, इस पे एक क्वेश्चन आएगा ही, कंपलसरी आएगा, क्यों, क्योंकि ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम का काम है। हमेशा याद में रखो, ये जो वर्ड होता है ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम का मतलब क्या है, ऑन द सिस्टम का मतलब है सराउंडिंग से सिस्टम पे हो रहा है, और एनीथिंग विच इज फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, ये साइड दिख रहा है दिस, इसकी बात कर लो। ऑन द सिस्टम का मतलब दिस साइड, सराउंडिंग से सिस्टम, दिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज। क्लियर हो गया। और सेकेंड केस इधर जो है बाय द सिस्टम, ये वर्ड बाय द सिस्टम का वर्ड है, मैं बहुत एम्फसाइज करके बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं तुमको समझेगा कितने सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर। बाय द सिस्टम का मतलब होता है द थिंग इज हैपनिंग फ्रॉम व्हाट, सिस्टम टू सराउंड। अगर सिस्टम टू सराउंडिंग हो रहा है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या ली जाएगी, ये साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखिए। दो डॉट क्यों दिया है, क्योंकि मैं जो एनर्जी मोस्टली यूज करता हूं पूरे थर्मोडायनेमिक्स में इज फर्स्ट इज हीट एनर्जी एंड सेकंड इज वर्क एनर्जी, मतलब हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर। इसलिए अगर ये हीट एंड वर्क है तो इनपुट जा रहा है, समझो ये हीट है इनपुट, ये हीट है आउटपुट, ये वर्क है इनपुट, ये वर्क है आउटपुट, तो इन हो रहा है, तो इसलिए दोनों क्या है, पॉजिटिव, और ये दोनों क्या है। क्लियर हो गया, समझ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑनलाइन है वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाकी यू कैन नोट इट और यू कैन ऑल्सो गो होम एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। समझ गया, जाए आगे क्लीन करो, ओके। नाउ अब सिस्टम के बारे में पढ़ ही लिया हमने, राइट, व्हाट इज सिस्टम पढ़ लिया, दी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन। मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सिस्टम क्या सराउंडिंग, सिस्टम। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम ज्यादा करके किसके ऊपर फोकस करेंगे, सिस्टम, मतलब मैं अपने अंदर क्या हो रहा है, इनपुट में क्या हो रहा है वो देखूंगा। फिजिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है, इसलिए वहां क्या देखते हो, आउटपुट पे ज्यादा ध्यान दो। क्लियर होगा, तो इधर मेरे लिए इनपुट क्या है, सिस्टम का देखेंगे हम, सिस्टम स्पेसिफिक रहेंगे हम इधर। तो अब सिस्टम स्पेसिफिक है तो सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड है, वैसे तो मैंने तुमको बताया है कि सिस्टम के तो बहुत सारे टाइप, राइट, 5-6 टाइप्स बताया मैंने तुमको जब जेईई का कर रहे थे, लेकिन बट फॉर सीईटी विल गो विद 3 टाइप्स एंड एक एडिशनल टाइप देख लेंगे बिकॉज ऑफ व्हाट, प्रोसेस, जो सीईटी में पूछा जाए, राइट। देखो फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास, अगर देखेंगे आप तो ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम ये मैं इधर क्यों लिख के रख रहा हूं, यहां में देखेंगे हम दो टाइप के, देखो ट्रांसफर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है या तो मैटर ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी या मैटर। समझ गए यहां तक, अब ये दो ट्रांसफर है, कौन सा सिस्टम क्या अलाउ करता है। अगर मैं एनर्जी और मैटर दोनों ले लू, इधर भी, इधर एनर्जी ले लू, इधर एनर्जी ले लू, और ये क्या है, मैटर एंड मैटर, इस तरह। तो इस केस में ओपन सिस्टम में मेरा एनर्जी ट्रांसफर भी अलाउ है और मैटर ट्रांसफर भी अलाउ। इन अदर वर्ड्स इसका एग्जांपल वेरी सिंपल है, चाय बना रहे हो समझो घर पे, और चाय बनाते टाइम पे यू डिड नॉट पुट अ लिड ऑन व्हाट, दी कंटेनर जिसमें तुम चाय बना रहे हो, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, ड्यू टू वेपर, वेपर्स बाहर जा रहे हैं पानी के, राइट, तो वो वेपर्स के साथ उसका क्या जा रहा है, मैटर भी बाहर जा रहा है। क्लियर हो गया, तो देयर इज व्हाट, हीट ट्रांसफर एंड मैटर ट्रांसफर दोनों।
फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर लेड नहीं लगा हुआ, ये ओपन है, राइट। सेकेंड केस सिनेरियो, अगर इधर एनर्जी और मैटर ट्रांसफर में से एनर्जी ट्रांसफर तो होने हो रहा है लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होने दे, इन अदर वर्ड्स ये जो कंटेनर है कंप्लीटली क्लोज है और यहां मैंने क्या यूज कर लिया इसके ऊपर लेड, तो अब मैंने क्या किया, मैटर ट्रांसफर नहीं होने दिया, मैटर ट्रांसफर नहीं होने दिया, मैं खाली क्या ट्रांसफर होने दे रहा हूं, एनर्जी। तो उस केस में उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम जो भी एक्सपेरिमेंट या जो भी प्रोसेस कंसीडर करने वाले वो प्रोसेस हम क्लोज सिस्टम में ही कंसीडर करें, ये हमेशा याद में रखो। पूरे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो भी प्रोसेस हम और जो भी डेरिवेशंस हम करते हैं वो ये समझ के करते हैं कि सिस्टम इज व्हाट, क्लोज। क्लियर हो गया, समझ गया, मैटर ट्रांसफर नहीं होने दे रहे, एनर्जी होने दे बट मैटर ट्रांसफर अलाउ नहीं कर। क्लियर हो गया यहां तक। और उसके अलावा प्रोसेस ज्यादा करके जो कंसीडर करते हो कंप्रेशन या एक्सपांशन में हम कौन सा कंसीडर करते हैं, एक्सपांशन। तो प्रोसेस हम एक्सपांशन कंसीडर करते हैं और सिस्टम कैसा कंसीडर करते हैं, क्लोज। और फिर थर्ड आ जाता है तुम्हारा आइसोलेटेड, राइट। इधर मैं क्या करता हूं, इधर ना ही मैं एनर्जी ट्रांसफर करने देता हूं ना ही, इन अदर वर्ड्स यहां तो लेड लगा ही हुआ है, सील है, राइट, बट यहां भी पूरी तरह से क्या है, सील है, इस तरह। क्लियर हो गया, तो कंप्लीटली ट्रांसफर मैंने बंद कर दिया। तो अभी एक एक्स्ट्रा बताना, एक एक्स्ट्रा कौन सा बताना है, विच इज इंसुलेटेड सिस्टम। नाम क्या है उसका, अब इंसुलेटेड, इंसुलेशन का मतलब क्या, हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होने देना ना। इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल देखो यहां मैंने सारे पार्ट कवर कर लिए, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को छोड़ के, दोनों जा रहे, दोनों नहीं जा रहे, एक जा रहा है, लेकिन एक कौन सा जा रहा है, एनर्जी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मैटर को और एनर्जी में भी डिफरेंस आ जाए। इन अदर वर्ड्स इंसुलेटेड में क्या होता है, एनर्जी में ट्रांसफर नहीं होने देता, लेकिन कौन से फॉर्म में, हीट, एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर हो गया, मैटर ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट। इंसुलेटेड में ऑफकोर्स इंसुलेट करूंगा तो क्लोज्ड है, इंसुलेट कब होगा, क्लोज सिस्टम में ही होगा, तो मैटर ट्रांसफर हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्लोज सिस्टम से मैटर ट्रांसफर होता है, नहीं हो, तो इन अदर वर्ड्स इसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन एनर्जी खाली कौन से फॉर्म में नहीं होगी, हीट के फॉर्म। क्लियर हो गया, समझ गए। अब हमारे पास कंट्रोल सिस्टम होते हैं जेई में जहां मैं मैटर ट्रांसफर करवा सकता हूं, फिर भी मैं एनर्जी क्या करूंगा, कांस्टेंट रख सकता हूं, तो वो कंट्रोल सिस्टम हो गया। इन अदर वर्ड्स यहाँ जो जनरल केस है वहां मैटर नहीं ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, जनरल केस सिनेरियो में मैटर ट्रांसफर मेरे को रोकना पड़ेगा अगर मेरे को इंसुलेट करना है, राइट, क्योंकि मैटर के साथ एनर्जी भी बाहर चले जाएगी। वेयर अगर मैं कंट्रोल करके एनर्जी कांस्टेंट कर दूं तो फिर मैं मैटर ट्रांसफर बाहर होने दे सकता। क्लियर हो गया, जिसको कंट्रोल सीटीआर बोलते हैं हम, सीएसटीआर वगैरह, राइट। तो वो अभी इसमें तो नहीं है, बट जितना है उतना मेरे को मालूम होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स मेरे को ये मालूम होना चाहिए, कभी भी इंसुलेटेड सिस्टम बोला तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता है। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस क्या, अगला देखेंगे हम, उसका मतलब समझ जाएगा, समझ गए, ये नोट कर लो तुम, फिर मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी तक जो भी पढ़ा उसमें वो साइंग कन्वेंशंस और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। साइंग एंड कन्वेंशंस इसलिए एम्फेसाइज करके बताया था, अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी ये एम्फेसाइज करके बताया। द रीजन इज इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी दी है, मैंने भी लिए क्वेश्चन, इसमें आगे जाके देखेंगे, ले उसको, ठीक। देखो अब वर्ड से समझ लेते हैं, एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर का मतलब क्या है, बेसिकली डिपेंड्स ऑन, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, इन का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, मास या मैटर। क्लियर हो गया, समझ गए। अब इसके एग्जांपल हमारे पास बहुत है। डिपेंडेंट ऑन मास के एग्जांपल क्या है, मास खुद, ये नोट कर लेना, मैं तुमको सारे लिख के दे देता हूं, जितनी भी प्रॉपर्टीज ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकते। मास हो गया, मास के बाद क्या हो गया, वॉल्यूम। तुम बोलोगे सर वॉल्यूम कैसे डिपेंडेंट है, बताता हूं, राइट, यस। फिर मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, फिर क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, राइट, ओके। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कैसे हो जाएगा, टेम्परेचर इज नॉट डिपेंडेंट। हीट कैपेसिटी, मैं हीट कैपेसिटी बोल रहा हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी, राइट, इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू, तो यू से लिख लेता हूं, राइट।
और है क्या कोई एग्जांपल तुम्हारे पास मास पे डिपेंड वाले? बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस है ना, बता सकते हो तुम। देखो वॉल्यूम हो गया, राइट, मास हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, राइट, और हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का भी फॉर्मूला क्या है? एम सी डी टी ना। तो इन अदर वर्ड्स ये भी तो मास पे डिपेंडेंट है ना, यस और नो? हीट ट्रांसफर मास पे डिपेंडेंट है। वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज व्हाट? मास इंटू एक्सेलरेशन, डिपेंडेंट है, राइट? तो ये भी डिपेंडेंट है। एंथैल्पी, एंथैल्पी का भी फॉर्मूला क्या है? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, या एम सी डेल्टा टी आता है उसमें भी, राइट? इन अदर वर्ड्स वो खुद भी डिपेंडेंट है। मैं जितने प्रॉपर्टीज यहाँ देखने वाले हो सारे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ गए? मास पे डिपेंडेंट है या नहीं। वेयर एज इंडिपेंडेंट में क्या आ जाएगा? इंडिपेंडेंट में डेंसिटी आ जाएगा, रो से लिख लेता हूँ, राइट? टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा तो उसके सारे ये आ जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, राइट? ओके, अब टेम्परेचर ले लिया तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में पी बच गया खाली, वी हो गया, एन हो गया, टी हो गया, तो पी बच गया, तो प्रेशर भी क्या है? इंडिपेंडेंट है, राइट? प्रेशर के अलावा क्या? बहुत सारे फिजिक्स के टर्म, जैसे सरफेस टेंशन, राइट, जैसे कि विस्कोसिटी, राइट, ये सब भी क्या है? इंडिपेंडेंट है। अब इधर हीट कैपेसिटी लिखा है ना, अब हीट कैपेसिटी इधर है तो इधर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये कैसे आता है, मैं तुमको दोनों का रिलेशन भी बता देता हूं। ये देखो यहां लिख देता हूं, जो तुम्हारी हीट कैपेसिटी होती है ना, इट इज नथिंग बट मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट? समझ गए? इट इज रिटन एज, अगर मैं इसको कैपिटल सी से लिखूं, राइट, हीट कैपेसिटी को, तो इट्स नथिंग बट मास इनटू स्मॉल सी। स्मॉल सी इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तुमको मालूम होना चाहिए। हीट कैपेसिटी भी दो टाइप के होते हैं, आगे देखते हो उसको, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। नोट कर लो इसको। हो गया? तुमने नोट कर लिया? तुम लोग भी जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ऑनलाइन भी जो है वो भी स्क्रीनशॉट ले ही लेंगे, राइट? क्लीन करते हैं, आगे जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज देख ली, टाइप्स ऑफ सिस्टम देख लिए, राइट? अब आगे जाते हैं। आगे का पार्ट है हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, और उससे पहले वी विल सी व्हाट दी स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। जो प्रॉपर्टीज मैंने इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव के तौर पे डिवाइड की, वो प्रॉपर्टीज को मैं फंक्शन के रूप में भी, वेरिएबल्स के रूप में भी डिवाइड कर सकता हूँ थर्मोडायनेमिक। व्हाट इज स्टेट वेरिएबल एंड व्हाट इज पाथ वेरिएबल, उसका डेफिनेशन काफी सिंपल है। स्टेट वेरिएबल का मतलब होता है द प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज which depends on what? Depends on, नहीं, depends on state, depends on state, क्योंकि state function है ना ये, and independent, yes, independent of what? Path, path से independent है but state पे क्या है? Dependent, right? and path function क्या होगा? It is it depends on what? Path, यही मतलब है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए इस तरीके से ले लो, देखो मैं चार लाइन खींच लेता हूं यहाँ। द फर्स्ट वन इज लाइक दिस, फर्स्ट पाथ, राइट? द सेकेंड वन इज दिस, राइट? ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड पे जाते हैं। थर्ड, लेट इट बी लाइक दिस, राइट? ये थर्ड पार्ट है मेरा। अब फोर्थ ले लेता हूं, समझ, मेरे को थोड़ा एक्सटेंशन चाहिए था उस हिसाब से। अब तुम देखो, अगर ये लाइन के जो डायमेंशन है उसको मैं एनर्जी से ये करूं रिलेट, तो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी लगी होगी, राइट? और सबसे छोटी लाइन मतलब सबसे कम एनर्जी लगी होगी। इसको समझने के लिए एक आराम से एग्जांपल ले ले। सपोज वी आर टेकिंग अ कंपाउंड विच इज सॉल्युबल इन वाटर, लाइक शुगर, समझो पाउडर शुगर ले रहा हूँ, राइट? अब पाउडर शुगर ज्यादा अमाउंट में ले रहा हूँ और पानी के अंदर डाल दे रहा हूँ। अब इसको, ये सॉल्युबल है तो अपने आप भी सॉल्युबल हो ही जाएगा विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट। तो चार तरीके है। फर्स्ट तरीका है कि कुछ नहीं करो, खाली वाटर के अंदर शुगर डाल दो, पाउडर शुगर, 10 मिनट लेगा समझो पूरा सॉल्युबल होने के लिए। सेकेंड तरीका है, शुगर डाला, स्टर किया, 10 मिनट की जगह पे शायद 3 मिनट में हो गया, राइट? तो 3 मिनट में हो गया, मतलब टाइम कम लगा। क्यों? क्योंकि मैंने एनर्जी प्रोवाइड की। लेकिन इस बार एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड की? वर्क के फॉर्म।
क्योंकि स्टर कर रहा हूं मैं। फ्रिक्शन फोर्स अगर छोड़ दूं तो हीट जनरेट नहीं हुई है ये मानूंगा मैं, तो स्टर फोर्स इज व्हाट, वर्क, वर्क के साथ, राइट। थर्ड केस सिनेरियो मैं पानी को गर्म कर रहा हूं, तो अब 3 के जगह पे 2 मिनट में होगा, क्योंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी डिफरेंट हो गया, इसलिए टाइम क्या हो गया, कम। इस बार वर्क 0 था बट हीट था, कोई वैल्यू था, राइट। फोर्थ केस सिनेरियो, पानी को हीट भी किया और स्टर भी करो, दोनों करो, हीट भी कर रहा और वर्क, 30 सेकेंड्स में हो जाए। क्लियर हो गया। मतलब जैसे जैसे जो पाथ में फॉलो करूंगा मेरा टाइम वेरी कर रहा है ना, क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि जो मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं वो वेरी हो रहा है, राइट। इन अदर वर्ड जो एनर्जी होती है, और एनर्जी कौन से फॉर्म में मेरे पास, 2 फॉर्म में, अभी जस्ट देखा, वर्क एंड हीट, ये दोनों फॉर्म की जो एनर्जी है, राइट, ये जो एनर्जी ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। वेयर एज जब मेरे को लास्ट तो मेरा वही है ना, सॉल्युबल करना है। इन अदर वर्ड्स स्टेट फंक्शन अगर इसका पहले प्रेशर P1 था और मेरे को प्रेशर कहां जाना है, P2 पे, तो मैं कोई भी पाथ फॉलो करूं मेरा स्टेट 1 और स्टेट 2 चेंज होने वाला है क्या, नहीं। क्या चेंज हो रहा है, खाली उनके बीच की एनर्जी। इन अदर वर्ड्स प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, अगर क्लोज सिस्टम है तो एन तो वैसे भी कांस्टेंट ही है, राइट, तो एन तो कांस्टेंट ही है, राइट, T2 एंड V2। इन अदर वर्ड्स जो प्रॉपर्टीज जो खाली स्टेट पे डिफाइन करती है, स्टेट पे क्या होती है, डिपेंड करती है। इन अदर वर्ड्स मैं कोई भी पाथ फॉलो कर लूं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा कि इसका टेम्परेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाय को 10 डिग्री से 50 डिग्री पे लेके जाना है, तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है ना, T1 एंड T2। प्रेशर समझो मेरे को 5 atm से 10 atm लेके जाना है, तो प्रेशर ऑलरेडी डिफाइंड है। अब वो मैं क्या कर रहा हूँ, पाथ ले रहा हूँ, उस पर डिपेंड करेगा क्या हो, नहीं करे। लेकिन एनर्जी जो पाथ जो प्रोसेस करने के लिए, इन अदर वर्ड्स इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाने के लिए जो पाथ मैंने फॉलो किया है, राइट, वो पाथ किसको डिफाइन करेगा, वो पाथ डिफाइन करेगा क्या एनर्जी लगी है। क्लियर हो गया, या क्या टाइम लगा। क्लियर। इन अदर वर्ड्स स्टेट वेरिएबल्स आर दी वेरिएबल्स, जैसे इधर है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, आर दी वेरिएबल्स व्हिच ओनली डिपेंड्स ऑन दी स्टेट। मैं कोई भी पाथ लूं उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। लेकिन पाथ चेंज कर दिया तो एनर्जी चेंज हो। जैसे फर्स्ट केस जो लिया था, जो खाली क्या था, नथिंग, कुछ नहीं किया था, खाली डाल के छोड़ दिया था, उस केस में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था, नेचुरली हुआ, तो मैंने ना हीट ट्रांसफर दिया ना ही मैंने वर्क ट्रांसफर। तो दोनों उस केस में क्या था, दोनों ही उस केस में क्या थे, Q भी 0 और W भी 0। फर्स्ट केस सिनेरियो। सेकेंड केस सिनेरियो में, इससे दिख रहा है क्या तुमको, ओके। फर्स्ट केस सिनेरियो तो ये था, वापस लिख लेते। फर्स्ट केस सिनेरियो Q इक्वल्स टू 0, W इक्वल्स टू 0, ये पाथ के वजह से हो। सेकेंड केस सिनेरियो में मैंने स्टर किया ना, स्टर किया इसलिए Q मैंने फ्रिक्शन लेस रखा, तो Q तो 0 हो गया लेकिन W नॉन 0 था, राइट। थर्ड केस सिनेरियो में मैंने क्या किया, खाली हीट किया, तो Q इज नॉन 0, वर्क इज व्हाट, 0। एंड फोर्थ केस में दोनों कर रहा हूं, तो क्या हो गया, Q भी नॉन 0 है, राइट, और W भी क्या है, नॉन 0। इन अदर वर्ड्स पाथ पे एनर्जी डिपेंड करती है खाली, और एनर्जी में 2 ही फॉर्म में ले रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स में, विच इज वर्क एंड, तो ये दिमाग में फिट कर लो। अब कोई भी प्रॉपर्टी आ जाए तुम्हारे सामने थर्मोडायनेमिक्स में, जो भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले, सारी की सारी प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन, एक्सेप्ट वर्क एंड हीट, इसलिए वर्क और हीट को अलग से पढ़ो। क्वेश्चन आया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ फंक्शन, कि वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तुम्हारे लिए हिट वर्ड है कि खाली वर्क एंड हीट ही मेरा क्या है, पाथ फंक्शन है, बाकी सारे के सारे, और नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एवरीथिंग विल हैव डेल्टा इन फ्रंट ऑफ इट, खाली Q और W के सामने डेल्टा नहीं हो। क्लियर हो गया। इन अदर वर्ड्स एवरीवन विल हैव व्हाट, 2 - 1, डेल्टा T इज T2 - T1, लेकिन डेल्टा Q नहीं आएगा। क्लियर हो गया, समझा कंसेप्ट, ओके, ये नोट करें। चल जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। अब एक लास्ट पार्ट बच गया, विच इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इससे पहले वाला चैप्टर हमने देखा था आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसमें इक्विलिब्रियम का मतलब हम समझ चुके हैं। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, द पॉइंट in a reaction where the rate of forward and the rate of reverse या backward reaction is equal, right, in other words concentration of product और reactant में कोई change नहीं हो, वो इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम का कोई रिलेशन नहीं, राइट। ये इक्विलिब्रियम जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू, अगर
उधर मैं क्या कर रहा था, केमिकल रिएक्शन को देख रहा था, इधर केमिकल रिएक्शन के बारे में सोच ही नहीं रहा, वो केमिकल रिएक्शन जो स्टेट वेरिएबल की वजह से हो रहा है उनके बारे में सोच रहा हूं। अगर वो जो स्टेट वेरिएबल है, स्टेट फंक्शन है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल स्टेट में T1 था, फाइनल में भी क्या ही रह गया, T1 ही हो गया, T2 नहीं, T1 ही रह गया। इन अदर वर्ड्स ये T1 P1 V1 N था, तो इधर भी वो वही है, T1 P1 V1 और N। इन अदर वर्ड्स इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट मैंने प्रोसेस कर दिया, फिर भी चेंज नहीं हुआ। इन अदर वर्ड्स वो वाला क्या है, मेरा रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया, प्रोसेस किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो वही बोला, स्टेट फंक्शन डू नॉट वेरी विद टाइम, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल चाय गर्म थी, मैंने गर्म चाय को या पानी गर्म करके रखा हुआ एक कंटेनर, छोड़ दिया उसको थोड़े टाइम के लिए, टाइम के साथ उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना, यस और टाइम के साथ उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर, हीट का वही है ना टेंडेंसी, क्या है, टू ट्रांसफर फ्रॉम व्हाट, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, राइट। अगर कंटेनर ओपन रखा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैटर ट्रांसफर हो जाएगा ना वेपर के रूप में टेम्परेचर के साथ बाहर, तो वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, राइट। प्रेशर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि गैस जैसे जैसे ठंडा होगा गैस की क्वांटिटी कम होते जाएगी, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाए, तो प्रेशर भी चेंज हो सकता है। तो ये ना हो ऐसा प्रोसेस जहां वो ये चीजें ना हो, उसको क्या बोलता हूं मैं, वो प्रोसेस किसमें है, थर्मोडायनेमिक, वो सेटअप मेरा खाली थर्मोडायनेमिक के लिए। क्लियर हो, समझ, ओके ओके। अब आ गए हम इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे, विच इज टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अब टाइप्स ऑफ प्रोसेस क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरली हम 4 मेजर टाइप ऑफ प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। फर्स्ट इज आइसोथर्मल, सेकंड इज आइसोबारिक, थर्ड इज आइसोकोरिक एंड फोर्थ इज एडियाबैटिक। ठीक है। अब जब मैं एक्सप्रेशन फॉर आइडियल गैस बोलता हूं, तो आइडियल गैस का एक्सप्रेशन क्या है मेरे लिए, पीवी इक्वल्स टू एन आर, इसको लिख के रख लेते हैं, ठीक है, ओके। अब आइसो, आइसो का मतलब क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं आइसो प्रॉपर्टीज में। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर मतलब सेम। इन अदर वर्ड्स थर्मल, थर्मल इज टेम्परेचर, आइसोथर्मल का मतलब है मेरा टेम्परेचर सेम रह रहा है, राइट। इन अदर वर्ड्स टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इधर मैं लिख लेता हूं टेम्परेचर कांस्टेंट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या है, दो स्टेट है ना मेरे पास, स्टेट 1 एंड स्टेट 2, इनिशियल एंड फाइनल। तो इसका बेसिकली मतलब हो गया कि T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू व्हाट, T, कांस्टेंट है। अगर ये सही है तो इसका मतलब हो गया कि इस केस में मेरे को जो डेल्टा T मिलने वाला है, T2 माइनस T1, ये कितना मिलेगा। तीन तरीके से उन लोग बोल सकते हैं, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में बोलेंगे आइसोथर्मल, या तो बोलेंगे इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर आर इक्वल, या तो बोलेंगे चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। तीनों का ही मतलब प्रोसेस का नाम क्या होता है, आइसोथर्मल। क्लियर हो गया, यही सेम तरीका हो बाकियों के लिए भी यूज कर। क्लियर हो गया, पहले आइसोथर्मल को डिफाइन कर देते हैं। अब मेरे पास दो स्टेट है, तो दोनों स्टेट को मैं लिख लेता हूं एक एक करके। देखो देख, फर्स्ट स्टेट के लिए मैं लिख लेता हूं आइडियल गैस इक्वेशन, P1 V1 इक्वल्स टू क्लोज सिस्टम है तो N तो नहीं चेंज हो रहा, राइट। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो नहीं चेंज होगा, और क्या आ जाएगा T1। अब स्टेट 2 क्या है मेरा, स्टेट 2 इज P2 V2 इक्वल्स टू NRT2, हो गया। अब इसको क्या करूंगा मैं, यही करता था, राइट। अगर ये करने के बाद व्हाट आई विल गेट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब T1 और T2 क्या है, इक्वल है। अगर T1 T2 इक्वल है तो ये कैंसिल हो गया, N और R तो वैसे ही इक्वल है, राइट, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो मेरे को इक्वेशन क्या है, P1 V1 equals to what, P2, we can also write it like this, P1 upon P2 will be equals to V2 upon V1। इससे मैं ये लिख सकता हूं, ये तो इक्वेशन मिल गया मेरे, राइट। ध्यान से देखोगे तो इनवर्स हो गया ना, इनवर्स हो गया मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एट व्हाट, एट टेम्परेचर। क्लियर हो गया, समझा। इसके कर्व्स बाद में बनाएंगे हम एक साथ। ये हो गया मेरा क्या, आइसोथर्मल। अब आइसोबारिक, आइसो बार का मतलब क्या है, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, तो इसलिए इधर क्या हो जाएगा मेरा, क्या कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर मेरा क्या है, कांस्टेंट। अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं, P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P। इसका मतलब क्या है, इस केस में क्या है, डेल्टा P इक्वल्स टू व्हाट। आगे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, इस केस में भी सेम इक्वेशन लिखूंगा, राइट। P1 V1 अपॉन P2 V2 इक्वल्स टू व्हाट, NR
T1 अपॉन NR T2। इस केस में क्या कैंसिल होगा, P1 एंड P2, प्रेशर है ना कांस्टेंट, ये कैंसिल हो गया। उसके अलावा क्या है, NR तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। तो फाइनल इक्वेशन जो मेरे को मिलता है वो क्या मिलता है, V1 अपॉन V2 इज नथिंग बट T1 अपॉन, बेसिकली अगर ध्यान से देखोगे तो प्रोपोर्शनल है, इनवर्स नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इन अदर वर्ड्स मेरे को क्या मिलता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब, प्रेशर जब क्या हो, क्लियर हो गया। नाउ द थर्ड केस इज आइसोकोरिक, राइट। इस केस में दो तो हो गए कंप्लीट, एक ही बचा है विच इज व्हाट, वॉल्यूम। तो उस केस में मैं क्या लिख लूंगा, वॉल्यूम इज व्हाट, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अगेन V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू व्हाट, V। इस केस में मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा V इक्वल्स टू व्हाट, 0। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सेम इक्वेशन, इस बार V1 V2 कैंसिल कर लूंगा, डायरेक्टली लिख लेता हूं, ठीक है। इस बार V1 V2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू व्हाट, T1 अपॉन T2, राइट। इन अदर वर्ड्स इधर से मेरे को मिलता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। कब, जब क्या हो जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए। क्लियर हो गया। ये हो गए तीन प्रोसेस, तीन वेरिएबल थे जो चेंज हो सकते थे, तीनों को वेरी कर दिया और तीनों को एक एक बार क्या ले लिया, कांस्टेंट, राइट। अब ये तो कंप्लीट हो गया मेरा। फोर्थ केस सिनेरियो इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक को हम अलग से भी पढ़ते हैं, एडियाबैटिक इज ओनली, यस, कौन से सिस्टम में होगा ये, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड सिस्टम का मतलब तुमको सीधा सीधा मालूम है, इट्स व्हाट, heat transfer is zero, not heat constant. Heat transfer, system to surrounding heat transfer या surrounding to system heat transfer allow ही नहीं, right? Heat transfer is directly what, zero. Clear हो गया। W, मैं दूसरी एनर्जी के बारे में नहीं बता रहा, तुमने बोला हो, तुम सोच रहे हो स्टेट, सर सारे स्टेट वेरिएबल ले लिए इंपॉर्टेंट वाले, राइट। पाथ वेरिएबल में खाली हीट लिया, वर्क क्यों नहीं लिया, क्योंकि वर्क इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुम देखोगे W0 वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि जीरो ऑलरेडी होता है आइसोकोरिक के, W यहाँ ऑलरेडी जीरो हो चुका है, इसलिए मैंने बोला वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ दो मिलते हैं। अब ये W जीरो कैसे हुआ, वो आगे जब वर्क एंड हीट समझेंगे तब समझेगा कि W जीरो क्यों हो जाता है डेल्टा V के वजह से, राइट, जब वर्क का एक्सप्रेशन पढ़े। तो मैंने सारे ले लिए, जो पांच मेजर प्रॉपर्टीज है मेरी, नंबर ऑफ मोल्स को छोड़ दू तो, विच इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों के बारे में पढ़ लिया, वर्क भी जीरो कर दिया और हीट भी जीरो। क्लियर हो गया। अब इनके जो मेरे को ये लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कर्व लेना है, कर्व में इधर ही बना देता हूं, देख साइमल्टेनियसली बना लेता हूं सबके पीवी कर्व, और एक ही मैं बनाता हूं जैसे तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। देख फर्स्ट बनाता हूं मैं आइसोबारिक का, समझो ये मेरा इनिशियल स्टेट, राइट। इनिशियल स्टेट से अगर आइसोबारिक होगा तो क्या, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, देखो V1 से कहा गया V2 गया ना, बट प्रेशर चेंज हुआ क्या, नहीं, मींस अ हॉरिजॉन्टल लाइन, right, which intersects what, y axis but is parallel to what, x axis, वो क्या होगा तुम्हारा, कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोबारिक। इन अदर वर्ड्स इसको लिख लेते हैं IB, राइट। फिर सेकेंड केस में आ जाते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्टिकल लाइन, राइट। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, नाउ आइसोकोरिक। इन अदर वर्ड्स क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया इसका, कांस्टेंट। क्लियर हो गया। थर्ड केस सिनेरियो, यस, जस्ट वन। अब प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, कौन से प्रोसेस में होता है वो, आइसोथर्मल, राइट। अब आइसोथर्मल भी हो गया, ये वाला हो गया मेरा आइसोथर्मल। अब एडियाबैटिक कैसे होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना, मेरे को पता लगाना है एडियाबैटिक कैसे होगा। अब एडियाबैटिक कर्व आल्सो फॉलोज द सेम वेव सच एज IT व्हिच इज आइसोथर्मल कर्व, बट देखो कर्व ऐसा, इन अदर वर्ड्स नीचे आता है वो आइसोथर्मल से। मतलब मेरे को बताओ, ये अगर एडियाबैटिक है, स्लोप किसका ज्यादा है, आइसोथर्मल का क्या, आइसोबारिक का तो स्लोप तुमको मालूम है कितना है, 0 या 180 बोल सकते हो तुम, अगर पूरा घुमा लो 0 ही बोलो। इसका कितना है, 90, राइट। इसका कितना है, ये दोनों का अगर निकालो तो कितना है, सोच के बता। अगर यहां से मैं स्लोप लू तो ये नीचे जा रहा है, इसकी वजह से स्लोप 270 हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप लिया तो 90 है, राइट। डिपेंडिंग ऑन कहां से ले रहा हूं, तुमको बताना है। इन दोनों में से स्लोप किसका ज्यादा, स्लोप ये डायरेक्शन में होता है ना, ऐसा। किधर मैं पहले पूछ रहा हूँ, आइसोथर्मल या आइसोबारिक, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में पहले पूछ रहा हूँ,
मतलब एडियाबैटिक का स्लोप क्या है, कम है, आइसोथर्मल का स्लोप क्या है, ज्यादा है। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव नॉर्मल स्लोप की, लेकिन हम कभी कभी कौन सा स्लोप ले लेते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव के केस में इट इज डिफरेंट, एक कांस्टेंट आता है, ये जो एडियाबैटिक है ना, इसमें एक कांस्टेंट है जो पढ़ चुके हैं हम, एडियाबैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, गामा से डिनोट करते हैं, याद है, एडियाबैटिक कांस्टेंट। ये जो स्लोप है ना, उसका इक्वेशन कैसे बनता है मैं बता देता हूँ, ऑफकोर्स सीईटी में नहीं पूछेंगे, लेकिन अभी आ गया वहां तक तो बता देते। ये जो स्लोप है किसका, स्लोप ऑफ तुम्हारा एडियाबैटिक, राइट, विल बी इक्वल टू माइनस गामा, जो भी गामा की वैल्यू है, इनटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ये याद में रखो, पूछने के चांसेस बहुत कम है, बट इन केस पूछ लिया तो। नाउ द थिंग इज, सीईटी में जो तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, उसमें ना ही तुमको ज्यादा करके हीट कैपेसिटीज के बारे में बताया गया, ना ही एडियाबैटिक कांस्टेंट को डिस्कस किया गया, राइट। फॉर जेई वी हैव एडिशनल पार्ट, जहां हमने हीट कैपेसिटी सीपी सीवी को पढ़ा, राइट, गामा को पढ़ा अलग से, एडियाबैटिक कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट को भी पढ़ा, आर। फिर वो चारों को हमने रिलेट किया था ना, राइट, और रिलेट करने के बाद फिर अलग अलग गैस के लिए डिफाइन किया था, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉली। इफ यू वांट आई विल गिव यू राइटिंग में मैं दे दूंगा तुमको, बट ये पहले जो है तुम्हारे लिए सीईटी में, उसको नोट कर लो। हाँ निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, घर जाके स्क्रीनशॉट निकाल लोगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं हट जाता हूँ 2 सेकेंड में, जो ऑनलाइन है वो स्क्रीनशॉट के लिए देख लो, और तुम लोग को भी बाद में घर पे जाके स्क्रीनशॉट के लिए मिले। ठीक है, जाए आगे। तो ये हो गया मेरा ओवरऑल, ओके, क्लीन कर लेते। अब थोड़ा सा पार्ट में थोड़े अलग तरीके से बताता हूँ। अगर वो गामा बीमा वाला पार्ट तुमको जानना है, मे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑफकोर्स तुम्हारे बुक में है नहीं, देर इज वेरी लो चांस कि उसके ऊपर क्वेश्चन आए, बट रिलेशन हमको मालूम होने चाहिए, तो रिलेशन देख लेते हैं, वी डोंट नो कि पूछा जाएगा, राइट। देखो मेरे पास हीट कैपेसिटी दो टाइप की होती है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दो कांस्टेंट हो गए। सेकेंड कांस्टेंट है मेरा एडियाबैटिक कांस्टेंट विच इज गामा, एंड थर्ड कांस्टेंट है मेरा, अब एडियाबैटिक कांस्टेंट की भी वैल्यूज है खुद की। एडियाबैटिक कांस्टेंट तीन तरह के गैस पे डिफाइन करता है, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। मोनो एटॉमिक के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो है 7/5, इधर डायटॉमिक के लिए जो होती है वो होती है 5/3, एंड फाइनली वी हैव पॉलीएटॉमिक जिसके लिए वैल्यू है 4/। क्लियर हो गया, समझ गया, ये वैल्यूज है उस बेसिक। फ्रैक्शन में इट इज 1.66, दिस इज गलत लिखा है क्या, 1 सेकेंड, हाँ उल्टा लिखा है मैंने, 7/5 के जगह पे ये हो जाएगा, ये हो गया 7/5, तो दिस इज 1.66, दिस इज 1.4 एंड दिस इज 1.33। तुम देख रहे हो स्लोप चेंज होते हुए जाएगा। स्लोप का फॉर्मूला लिखा था ना हमने, माइनस गामा बोल, गामा पे मेरा स्लोप डिपेंड करता है, तो गामा कम होते जाएगा तो स्लोप भी मेरा क्या होगा, कम होते होगा। ये है मोनो एटॉमिक के लिए। एंड फाइनली जो मेरे पास एक और कांस्टेंट है वो क्या है मेरा, आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जो फॉर्मूलाज हम डिफाइन करते हैं वो ये वाले हैं, आर इक्वल्स टू व्हाट, सीपी माइनस सीवी, राइट, एंड गामा की वैल्यू क्या है, सीपी अपॉन सी। जब डिराइव करोगे तो सीपी और सीवी को भी तुम रिवाइव कर सकते हो, सीपी इज आर अपॉन गामा -1 एंड सीपी इज गामा इंटू आर अपॉन गामा -1। अब ये डेरिवेशन कैसे किया, डेरिवेशन हमने किया हुआ है ऑलरेडी, जब हम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे थे और जेई नीट के लिए पढ़ रहे थे, राइट। डेरिवेशन सारे मैंने सारे फॉर्मूलेज लिख दिए बस, और इसको यहाँ छोड़ा नहीं था, हमने इसका एक मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक का टेबल बनाया था, सीपी और सीवी का। अब वो बनाएंगे इतना, क्योंकि इतना ज्यादा तो डिटेल में नहीं आ सकता, जो ऊपर 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 है वो हमने देख लिया सीईटी के लेवल, तो इसको नोट कर लो, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो। तुम्हारे जेई नीट के कंसेप्चुअल नोट्स की, अगर मैंने ही पढ़ाया ना तुमको थर्मल, तो तुम्हारे पास कंसेप्चुअल नोट्स बने हुए ये सारे है उस, राइट। अगर है तो फिर तुम बस उसको टिक कर लो, जो सीईटी के लिए वो पार्ट, यू डोंट हैव टू राइट इट अगेन, समझ गए, ओके, जाए आगे।
अब प्रोसेस हो गया, प्रोसेस होने के बाद नाउ विल सी व्हाट वर्क, हीट एंड वर्क के बारे में पढ़ते हैं। अब हीट एंड वर्क दो इंपॉर्टेंट पाथ फंक्शंस एक एक करके पढ़ते। हीट क्या है? हीट इज नथिंग बट एन एनर्जी, राइट, जो ट्रांसफर होती है, जिसके मीन से सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं एनर्जी। अगर हाई टेम्परेचर पे सिस्टम है तो सिस्टम से सराउंडिंग में होगा हीट ट्रांसफर, अगर हाई टेम्परेचर पे सराउंडिंग है तो सराउंडिंग से सिस्टम में हो। क्लियर? स्पॉन्टेनियसली मतलब नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे ही जा सकता है हीट ट्रांसफर, स्पॉन्टेनियसली, इन अदर वर्ड्स नेचुरली। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वैसे ही जाएगा। तुमने ऑलरेडी हीट ट्रांसफर में रेफ्रिजरेशन पढ़ा हुआ। रेफ्रिजरेशन का मतलब ही क्या था? हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेशन, यही पढ़ा है ना तुमने। हीट पंप में क्या होता था? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, लेकिन रेफ्रिजरेशन में क्या होता था? लो टेम्परेचर से क्या करते थे हम? हाई टेम्परेचर। अगर हम एक्सटर्नल एजेंट लगाए मतलब अननेचुरल तरीका लगाए तो उस केस में मैं लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में भी हीट ट्रांसफर कर सकता। बट नेचुरल फंडा तो यही है, टेंडेंसी कि हाई टेम्परेचर से कहां जाएगा? लो टेम्परेचर। ये हीट का है। अब हीट का फॉर्मूला क्या है? हीट का फॉर्मूला, हीट इज डिनोटेड बाय Q, ठीक है, और उसका फॉर्मूला है mc/dt। डेल्टा टी नहीं, क्या लिखा मैंने? dt। ये जो dt है ना, ये dt किसको डिफाइन कर रहा है? ये dt डिफाइन कर रहा है कि वो पाथ फंक्शन। डेल्टा टी लिखता तो वो डिफाइन करता वो क्या है? स्टेट फंक्शन। कैसे? क्योंकि ये जो dt दिख रहा है ना तुमको, ये dt एक्चुअली क्या है? डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग माइनस टेम्परेचर ऑफ। अगर मैं डेल्टा टी लिखता, डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 मतलब सिस्टम स्पेसिफिक, खाली सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर माइनस सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर। इधर सिस्टम के बारे में ही देख रहा, सिस्टम के बारे में नहीं देख रहा इनिशियल फाइनल, डायरेक्ट क्या देख रहा हो? सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसलिए ये पाथ फंक्शन में, राइट, समझ गए? ऐसा करके चले जाते, समझ गए तुम कंसेप्ट? ठीक। तो ये हो गया मेरा हीट का फॉर्मूला। हीट दो तरीके की हो सकती है, सीवी भी हो सकती है और सीपी भी हो सकती है। क्लियर हो गया? हीट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सीपी एंड सीवी, राइट। ये देखो यहां करके दिखा देता हूं। कहां लिखूं? ठीक है, यहां लिख देता हूं अभी के लिए। देख, हीट कैन बी ऑफ टू टाइम्स। Q हो गया मेरा, Q का एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mcv, राइट, डेल्टा T, राइट, और इधर क्या हो जाएगा? mcp डेल्टा T। क्लियर हो गया कंसेप्ट? समझा? ये हो गया हीट के लिए। दो टाइप के हीट कैपेसिटीज हम पढ़ चुके हैं, तो तुम लिख डायरेक्टली तो तुमको यही फॉर्मूला याद रखना है, राइट। ओके, इधर आ जाते हैं अब वर्क के बारे में। हीट तो वेरी सिंपल है, हीट का कोई इश्यू नहीं है। वर्क, वर्क क्या है? मैकेनिकल वर्क क्या है? इन मैकेनिक्स वर्क का डेफिनेशन क्या है? व्हेन एन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस व्हाट? डिस्प्लेसमेंट मतलब मोशन, देन वी से दैट वर्क इज डन। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या बोला? अप्लाइड फोर्स क्रिएट्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। यही है फॉर्मूला, फोर्स इनटू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। बट द प्रॉब्लम इज हम मैकेनिक्स तो पढ़ नहीं रहे, राइट, हम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं देख रहे। हमको क्या चाहिए? केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मेरे को स्टेट वेरिएबल्स चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, और फर्स्ट ही कन्वर्जन मेरे को क्या देगा? पीवी वर्क। क्लियर हो गया? अब वो कैसे मिलता है? देखो, पीवी वर्क मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये है मेरा सिलेंडर, राइट, ये हो गया मेरा पिस्टन, ये हो गया सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। अंदर गैस है, ठीक है। अब ये गैस एक्सपांड हो रही है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एक्सपांशन। एक्सपांशन प्रोसेस होगा तो अब ये पिस्टन यहां मूव कर गया होगा, राइट। अगर यहां मूव कर गया तो ये पॉइंट को ले लूं और ये पॉइंट को ले लूं, तो ये क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट, कितना मूव किया हो, राइट। ये जो ओवरऑल है सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ये उसका क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर हो गया? अब प्रोसेस एक्सपांशन हो रहा है। अब ये एक्सपांशन हो रहा है तो प्रेशर क्या लग रहा है? आउटवर्ड। कहां से? का सिस्टम से सराउंड, सिस्टम से सराउंडिंग प्रेशर लग रहा है। तो ये जो है पी एक्सटर्नल, तो इतना ही प्रेशर ऊपर लग रहा होगा, पी एक्सटर्नल। लेकिन कैसे लग रहा होगा? सिस्टम टू सराउंडिंग है तो नेगेटिव। क्लियर हो गया? यहां तक समझ गया? अब इसको यूज करते, मेरे को बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा है ना, यही लिखा है ना वर्क डन का फॉर्मूला। फोर्स का क्या मतलब होता है? फोर्स इज व्हाट? प्रेशर पर यूनिट एरिया। इन अदर वर्ड्स इस केस में प्रेशर पर यूनिट एरिया, राइट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया। अब ध्यान से देखो, प्रेशर कौन सा है? एक्सटर्नल प्रेशर P EXT,
वो भी नेगेटिव में, एक्सपांशन है इसलिए। एरिया तो एरिया ही रहा, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दिया मैंने, डी, राइट। ए इंटू डी क्या है, ये वाला ना, पहले वॉल्यूम था V1, अब वॉल्यूम क्या है V2, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये क्या है मेरा, डेल्टा V। मतलब ये जो A इंटू डी दे रहा है वो क्या दे रहा है मेरे को, डेल्टा V दे रहा है। इन अदर वर्ड्स मेरे को फॉर्मूला क्या मिला, P एक्सटर्नल डेल्टा विच इज नथिंग बट माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस, ये है मेरा वर्क, ये है मेरा फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। वर्ड पे वापस ध्यान, क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्वेश्चन में ये वर्ड यूज किया होगा, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अगर ये वर्ड यूज किया है तो ये वाला फॉर्मूला, द फर्स्ट फॉर्मूला यू हैव टू यूज, ये फर्स्ट वर्क डन का फॉर्मूला। सेकेंड केस हो जाता है जब यूज बोले उन लोग, जब वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, प्रेशर में कांस्टेंट नहीं रख रहा, राइट। तो उस केस में ज्यादा करके जो वर्ड यूज करते हैं वो है रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली। उस केस में प्रेशर डिफरेंस दिया होगा तुमको और एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया होगा कांस्टेंट। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू नहीं दिया है तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क मतलब डब्ल्यू मैक्स। बोलेंगे नहीं उन लोग, मुंह से नहीं बोलेंगे कि मैक्सिमम वर्क, मतलब क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे कि मैक्सिमम वर्क निकालो, क्वेश्चन में खाली वर्क डन ही बोलेंगे या वर्क ट्रांसफर ही बोलेंगे। तुमको समझना है कि मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला, राइट। मैक्सिमम वर्क क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करके निकलेगा, कहां से का, मैक्सिमम वर्क V1 से लेके V2, राइट। किधर, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का मतलब क्या है, अगर मैं इसको लिखूं अच्छे से तो इट इज नथिंग बट व्हाट, V1 से लेके V2, डी डब्ल्यू क्या होगा, P dV, यही होगा। अब आइडियल गैस इक्वेशन लिखूं मैं, PV इक्वल्स टू nRT, तो मेरा V क्या हो जाता है, nRT, P V नहीं, P क्या हो जाएगा, nRT अपॉन व्हाट, V, राइट। वही सब्स्टिट्यूट करना है इधर, तो इधर मैं इंटीग्रेशन कर लूंगा V1 V2, राइट। और मैं इधर क्या लिख लूंगा, P के जगह पे क्या लिख लूंगा, nRT dV अपॉन V। मैक्सिमम वर्क के लिए द प्रोसेस इज व्हाट, आइसोथर्मल, इसलिए मैंने बोला ना रिवर्सिबली या रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिक, इस तरीके से बोल, समझ गए। टेम्परेचर क्या हो जाएगा मेरा, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो अब इसको खाली डिराइव करना है मेरे को, लॉग बिग का डेरिवेशन हम देख चुके हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख, तो मेरे को जो फाइनल फॉर्मूला मिलता है डब्ल्यू मैक्स का, वो क्या होता है, वर्क तो नेगेटिव हो, राइट, तो माइनस, ये लॉन में आएगा मेरे को, तो लॉन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 यूज किया था मैं, राइट, nRT, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, और क्या हो जाएगा, log टू द बेस 10 V2 अपॉन, राइट, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो V2 अपॉन V1 क्या होता है, यस, तो इसके जगह पे मैं P1 अपॉन P2 भी लिख सकता हूँ। यहाँ ऐसे ही समझ गया, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, दिखा, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, इसमें मालूम नहीं, प्रेशर वेरी हो रहा है, वेरी वाला प्रेशर मतलब समझ जाना है कौन सा क्वेश्चन है, वर्क मैक्सिमम। क्लियर हो गया, ये है मेरा सेकेंड फॉर्मूला। अब आ जाते हैं थर्ड पे, वर्क डन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अभी तक एक्सपांशन कंप्रेशन हो रहा था खाली, केमिकल रिएक्शन होगा तो देयर इज अ चांस ना नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाए। अभी तक मेरा n क्या था, कांस्टेंट था, भले ही मैं सिस्टम क्लोज रखूं, सिलेंडर है ना ये, इसमें सिस्टम क्लोज रखूं, लेकिन समझो मेरे दो गैस मिला के एक गैस बना दे, तो नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज हो गया। इनिशियली मेरे पास कितने थे, 2 मोल्स ऑफ गैस, अभी कितने बच गए, समझ गए, समझो Cl माइनस आया, दो आयनिक फॉर्म के गैस प्लाज्मा, और वो कंबाइन होकर Cl2 बना लिया, तो इनिशियली कितने मोल्स थे, 2 मोल्स ऑफ गैस, अब कितने, मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए। नंबर ऑफ मोल्स चेंज जब हो जाते, वो है मेरा वर्क डन ड्यूरिंग। क्लियर हो गया, ये कैसे करूंगा, वेरी सिंपल, वर्क डन इज व्हाट, P डेल्टा V, जिसको अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता तो क्या लिखता है, NR डेल्टा T, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स जब कांस्टेंट होते बट केमिकल रिएक्शन हो गया तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं है। अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा N, लेकिन क्या है, G R T। अब ये G क्या है, दिस इज ओनली फॉर गैस, नंबर ऑफ मोल्स किसके देखे जाते हैं, खाली गैस, खाली गैस। अब ये जो डेल्टा Ng है ना, इसका भी फॉर्मूला है, मैं वो भी लिख देता हूं। ये जो डेल्टा Ng है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, डेल्टा Ng is nothing but summation of number of moles, gaseous moles of what, product, minus summation of number of gaseous moles of what, reactant। क्लियर हो गया, एक एग्जांपल लेते,
समझो, H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये गैस में है, ये भी गैस में है, और ये भी गैस में। समझ लो, गैस का ही ले लेता हूं अभी के लिए, राइट। तो इस केस में जो डेल्टा Ng मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्रोडक्ट का कितना है? 1 मोल। रिएक्टेंट का कितना है? 1 + 1 विच इज 2, तो 1 - 2 विच इज -1। तो डेल्टा Ng कितना मिलेगा मेरे को? माइनस। क्लियर हो गया। सपोज ये गैस के जगह पे सपोजेटली ये H2O2 लिक्विड हो जाता, उस केस में क्या हो जाता है? ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये जो तुमको दिख रहा है 1 लिखा है, ये 1 के जगह पे क्या हो जाता? 0। द रीजन इज वेरी सिंपल, मैंने क्या बोला है? गैस चाहिए। अगर गैस नहीं है तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा? 0। क्लियर हो गया। एक्वा हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, उसके लिए हमेशा क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ओनली गैस आर अलाउड। क्लियर हो गया? समझ गया कंसेप्ट? समझा? इससे एक और चीज मालूम पड़ती कि वेदर द प्रोसेस इज एक्सपांशन और कंप्रेशन। कैसे मालूम पड़ेगा? चेक करना है ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। या तो चेक करो नंबर ऑफ मोल्स, चेक करो गैस के। इधर नंबर ऑफ मोल्स इन द गैसियस साइड कितने? 2। और नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट साइड कितने गैसियस के? 0। मेरे को बताओ किधर ज्यादा है नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? रिएक्टेंट साइड। मतलब इन अदर वर्ड्स क्या हो गया? रिएक्टेंट साइड में गैस ज्यादा थी, और जो क्या हो रहा है? प्रोडक्ट साइड में कम हो गया। इन अदर वर्ड्स क्या हो गया? कंप्रेशन हो गया। क्लियर हो गया? वेयर एज अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के ज्यादा आ जाते गैस, मतलब गैस को क्या करना है? एक्सपांड। क्योंकि एक्सपांशन कंप्रेशन कौन करने वाला है? गैस। जो साइड गैस ज्यादा, वो साइड क्या होगा? एक्सपांशन। दूसरे साइड क्या होगा? कंप्रेशन। क्लियर हो गया कंसेप्ट? कर लो, नोट कर लो इसको। हाँ, एक पार्ट रह गया विच इज फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन जैसे मैकेनिक्स में मैं तुमको समझाता हूँ। मैकेनिक्स में अभी लिखा ना हमने, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी ये वॉल को मैं पुश कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ, राइट? क्यों पागल हूं मैं? क्योंकि मैं कितना भी वॉल को पुश कर लो, इन अदर वर्ड्स अ मैन पुशिंग अ माउंटेन टू मूव इट इज पागल ही होगा वो, क्योंकि माउंटेन तो मूव नहीं होने वाला है। इन अदर वर्ड्स कोई काम तो होने ही नहीं वाला, बिकॉज उस केस में क्या हो जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0, राइट? वैसे ही फिजिक्स, ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, मैकेनिक्स में तो देख लिया हमने 0 वर्क डन कैसे हो। थर्मोडायनेमिक्स में भी एक टर्म आता है वेयर फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो अपने आप हो रहा है। मतलब जो मोशन हो रहा है वो परपेचुअल है। परपेचुअल मतलब मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा, कोई प्रेशर नहीं दे रहा, बट फिर भी एक्सपांशन हो रहा है। समझ गए? अपने आप। इन अदर वर्ड्स वैक्यूम में जैसे, मतलब बाहर अगर एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं, बाहर अगर मैं वैक्यूम कर दूं, बट फिर भी पिस्टन अगर मूव कर जाए अंदर या बाहर, तो वर्क हुआ? वर्क हुआ क्या? नहीं हुआ। वर्क डन इज 0, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से पी एक्सटर्नल क्या है? 0। क्लियर हो गया? तुमको दिख रहा है, लेकिन वर्क क्या कंसिडर किया जाएगा? 0। द रीजन इज वेरी सिंपल, वर्क डन इज व्हाट? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी तो हो रहा है, बट ये पी एक्सटर्नल क्या है? ये पी एक्सटर्नल 0 हो गया ना। अब अगर पी एक्सटर्नल 0 हो गया तो मेरे लिए मैथमेटिकली वर्क डन भी क्या हो गया? 0। यही है मेरा क्या? फ्री एक्सपांशन। क्लियर हो गया? ये कब होता है? इन व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज व्हाट? 0। क्लियर हो गया? ये है 4th टाइप का मेरा वर्क डन, जो डायरेक्टली 0 हो गया। क्लियर? लो इसका स्क्रीनशॉट ले। जाए आगे। ओके, अब हमने देख लिया हीट एंड वर्क, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। अब आगे जाते। ओके, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे सबसे, विच इज इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाम से ही समझ रहे हैं। पहले तो इंटरनल एनर्जी का मतलब समझ लेते हैं। इंटरनल एनर्जी मतलब द एनर्जी विच इज इनसाइड, राइट? इन अदर वर्ड्स हर सब्सटेंस के पास, एवरी सब्सटेंस हैज सम एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। सम एनर्जी एसोसिएटेड विद इट का मतलब क्या है? स्टोर्ड इन इट। फॉर एग्जाम्पल तुम एप्पल खाते हो या तुम फूड खाते हो, एप्पल ही समझ लो। एप्पल खा लिया, तुम्हें एनर्जी आ गई, पेट भर गया, काम कर सकते हो, राइट? एप्पल ने तो तुम कोई वर्क नहीं दिया ना। मतलब इन अदर वर्ड्स एप्पल से क्या, कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हुई तुम्हारे? उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी। गाड़ी चल जाती है पेट्रोल से, कैसे चल जाती है?
पेट्रोल में, क्योंकि हमने तो सीखा एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो पेट्रोल में ऐसी कौन सी एनर्जी है जो तुमको गाड़ी मैकेनिकल एनर्जी में ये कर रही है, कन्वर्ट कर रही है? तो दैट इज द स्टोर्ड एनर्जी, जो पेट्रोल में स्टोर्ड, हर एक एनर्जी, हर एक सब्सटेंस के पास अलग अलग क्वांटिटी में वो एनर्जी होती है। इन अदर सम एनर्जी इज एसोसिएटेड विद इट, राइट? एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? इंटरनल एनर्जी। क्लियर हो गया? ये इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू, राइट? इट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? स्टेट पे डिफाइन करता है वो, मतलब इसका डेल्टा वैल्यू होगा, राइट? एंड इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है मास डिपेंडेंट। फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला इज एम सी वी डेल्टा टी। ये है मेरा किसका? डेल्टा यू का फॉर्म। क्लियर हो गया? दिस इज इंटरनल एनर्जी का जनरल फॉर्म। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, the change in internal energy is associated to change in या transfer of two energies, heat transfer and work transfer. Change in internal energy is associated to transfer of two energies, heat transfer and work transfer. Proper definition या proper statement उसका ये है, mathematical statement is the increase in internal energy is equal to the increase in internal energy of a system is equal to the sum of amount of heat transfer to the system मतलब सिस्टम के ऊपर, and quantity of work transfer to the system या on the system. क्लियर हो गया? मतलब हीट ट्रांसफर भी ऑन द सिस्टम होगा, वर्क ट्रांसफर भी ऑन द सिस्टम होगा, तब इंटरनल एनर्जी क्या होगी? गेन, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो। उल्टा कर दूं तो उल्टा ये हो जाएगा कि डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी विल बी द सम ऑफ बोथ द एनर्जी ट्रांसफर, बट व्हाट? हीट एनर्जी भी कहां ट्रांसफर होगी? बाय द सिस्टम, एंड वर्क भी कहां होगा? बाय द सिस्टम। क्लियर हो गया? समझा कंसेप्ट? तो इधर ऑन द सिस्टम बोल रहा हूं, तो ऑन द सिस्टम का मतलब क्या है? Q भी पॉजिटिव है और W भी। इन अदर वर्ड्स जो मेरा फॉर्मूला है वो ये हो जाता है, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस। क्लियर हो गया? समझ गए? ये है मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये मैथमेटिकली हो गया, मैथमेटिकली मैंने डिफाइन कर दिया, राइट? क्लियर हो गया? उसके अलावा थियोरेटिकल स्टेटमेंट बहुत सारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो लिखे हुए हैं। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, राइट? फिर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड, राइट? ये सारे स्टेटमेंट दिमाग में रखने हैं हमको। याद रखना, इधर वर्ड जो यूज किया वो आइसोलेटेड सिस्टम यूज किया, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही एनर्जी ट्रांसफर करने दिया था, ना ही मैटर। यस, खाली सिस्टम बोलेंगे तो नहीं राइट है, क्योंकि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी या मैटर ट्रांसफर हो सकता है। ओनली आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो दोनों ट्रांसफर नहीं होंगे, इसलिए ये आइसोलेटेड लिखा हुआ है इधर। क्लियर हो गया स्टेटमेंट के हिसाब से? समझ गया? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम प्रोसेस में अभी इनपुट करेंगे अगले, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे जाते। ओके, जाए आगे। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने कर लिया, इसके बाद वाला विच इज अब ये प्रोसेस को, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। पहले हमने लिया था क्या? एक्सप्रेशन फॉर आइडियल गैस। अब एक्सप्रेशन किसके लिए ले रहे हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका मतलब क्या है? डेल्टा यू इक्वल्स टू व्हाट? Q प्लस, इसमें इनपुट करेंगे। अब ध्यान से समझो इसको। फर्स्ट प्रोसेस कौन सा ले रहा हूं? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? डेल्टा टी क्या हो गया? मेरे को बताओ, डेल्टा टी 0 हो गया तो जो डेल्टा यू का फॉर्मूला है विच इज व्हाट? एम सी वी डेल्टा टी, अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई? 0। इन अदर वर्ड्स मेरे को क्या मिला है? डेल्टा यू क्या मिल गया है? 0। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर डेल्टा यू 0 मिल गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या है? डेल्टा यू इक्वल्स टू व्हाट? Q प्लस, यही है। अगर ये 0 हो गया तो मेरे को क्या मिलेगा? Q इक्वल्स टू माइनस W, और यू कैन राइट व्हाट? W इक्वल्स टू माइनस। क्लियर हो गया? समझा? मतलब इन अदर वर्ड्स इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता आइसोथर्मल प्रोसेस। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता तो एनर्जी ट्रांसफर होता कैसे? कि जितना वर्क ऑन द सिस्टम होगा उतना ही इक्वल हीट ट्रांसफर टू दी बाय द सिस्टम होगा। जितना वर्क ऑन द सिस्टम होगा
उतना ही हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम हो, मतलब इनपुट जितना वर्क होगा उतना ही आउटपुट क्या होगा, वर्क, या जितना इनपुट वर्क होगा उतना ही आउटपुट क्या होगा, हीट। क्लियर हो गया, इसलिए प्लस एंड माइनस साइन लिखा हुआ है। प्लस का मतलब क्या है, ऑन द सिस्टम, माइनस का मतलब है बाय द सिस्टम। सेकेंड है आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट, अगर प्रेशर मैंने कांस्टेंट कर लिया है, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या है, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर कांस्टेंट से ना मेरी इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही मेरे हीट ट्रांसफर पे, ना ही मेरे वर्क ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर पे हल्का सा पड़ रहा है, वाई वो देख लेते, बिकॉज नाउ हीट ट्रांसफर क्यू क्या बन गया है, क्यू पी, राइट। बिकॉज क्यू का फॉर्मूला क्या था, क्यू का फॉर्मूला था एम सी डी टी, यही फॉर्मूला था ना। जब मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर लिया, सॉरी प्रेशर जीरो, डेल्टा पी इक्वल्स टू जीरो, दैट इज मतलब प्रेशर क्या हो गया है, कांस्टेंट, राइट, यही है। इसका मतलब क्या हो गया, अब मेरा प्रेशर कांस्टेंट रहने की वजह से क्यूपी बन गया। क्यूपी इज व्हाट, एम सी पी, ये चेंज हुआ है खाली, राइट, क्योंकि कांस्टेंट बोल दिया ना मैंने इस केस में। नेक्स्ट आइडियल गैस, सॉरी एफएलटीडी के हिसाब से क्या, डेल्टा यू इक्वल्स टू व्हाट, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो मैं इजीली लिख सकता हूं ना, मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा यू लिखूंगा, इधर क्यू के जगह पे क्या लिखूंगा, क्यू पी, राइट, और इधर डब्ल्यू के जगह पे आई कैन राइट माइनस पी डेल्टा वी, बट वो लिख नहीं रहा हूं मैं अभी के लिए, डब्ल्यू ही लिख रहा हूं, बिकॉज आई डोंट नो वेदर इट इज एक्सपांशन और इट इज कंप्रेशन। क्लियर हो गया, समझ गया ये, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसमें जो फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आइसोबारिक में, वो ये रहेगा, कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होती। थर्ड केस सिनेरियो आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट ना, मतलब डेल्टा वी क्या हो गया, जीरो, राइट। इन अदर वर्ड्स वॉल्यूम क्या है मेरा, कांस्टेंट, ये पढ़ा हमने ऑलरेडी। तो डेल्टा वी जीरो, तो मेरे को बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी ना। अगर ये वैल्यू जीरो होगी तो वर्क डन क्या हो गया, इन अदर वर्ड्स मेरे को इधर से क्या मिल गया, वर्क डन क्या हो गया मेरा, आइसोकोरिक के लिए मैंने बताया था ना, आइसोकोरिक में लिख, अभी समझा होगा आइसोकोरिक में क्यों। तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन लिखूं, विच इज दिस, तो इस केस में क्या हो रहा है, डब्ल्यू जीरो, तो इन अदर वर्ड्स इस केस में मेरा क्या है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू। तो क्यू क्या हो गया, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो क्यू वी, इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया इसका, फॉर्मूला ये हो गया ना, डेल्टा, सॉरी डेल्टा एम सी वी टी। क्लियर हो गया, समझ गए, सीवी का आ गया और सीपी का आ गया, दो हो गया। अब दो चीजें हो गई, अब आइडियाबैटिक में आ जाते हैं। आइडियाबैटिक का तो डायरेक्ट मतलब ही क्यू जीरो था ना, राइट। क्यू जीरो का मतलब क्या है, लगा लेते वापस इक्वेशन, डेल्टा यू इक्वल्स टू व्हाट, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू डायरेक्टली जीरो, तो इस केस में क्या लिखूंगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू व्हाट, वर्क। तीन केसेस, चार केसेस हो गए। एक केस है जिसमें डेल्टा यू भी एग्जिस्ट करता है, डब्ल्यू भी एग्जिस्ट करता है और क्यू भी एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा है, आइसोबार। बाकी तीनों केसेस में कोई एक जीरो हो जाता है, राइट। आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है, एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर जीरो हो जाता है, आइसोकोरिक में वर्क जीरो। याद रहेगा, ठीक, नोट कर लो इसको। दिस दीज वाज द एंड, पार्ट वन खत्म हो गया, अभी क्वेश्चन लेने हम। जाए क्वेश्चन पे, समझ गया। तो ये था हमारा पार्ट वन। पार्ट वन में हमने देख लिया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सारे टर्म्स, फंक्शंस, डेफिनेशन सब कुछ देख लिए, साइन कन्वेंशन। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेस को थोड़ा सा डिस्कस किया और आइडियल गैस के एक्सप्रेशन बना लिए उसके, राइट। उसके बाद वी स्टार्टेड विथ व्हाट, वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, और फर्स्ट लॉ को कंबाइन, ये तीनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया। अब वो फर्स्ट लॉ है और टाइप्स ऑफ प्रोसेस को कंबाइन करके फाइनल इक्वेशंस बनाए, राइट, ठीक। अभी इसी के ऊपर बेस्ड वी हैव मल्टीपल क्वेश्चंस। नाउ दीज आर दी क्वेश्चंस ऑन दी बोर्ड। देखो अभी एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आई विल सॉल्व इट साइमल्टेनियसली तुम्हारे साथ, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज सीईटी 2024 का। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू फाइंड करने के लिए बोला है, ऑफ अ सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। साइन कन्वेंशन के हिसाब से बाय द सिस्टम का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो बाय द सिस्टम मतलब ये जो वैल्यू है वो कितनी है, -8 जूल्स।
हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, टू का मतलब क्या होता है प्लस, इन अदर वर्ड्स ये वाला क्या हो गया 40 जूल्स। तुमको इंटरनल एनर्जी बोली, इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है डेल्टा यू इक्वल्स टू व्हाट क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 40 प्लस में वर्क की वैल्यू कितनी है -8, तो आंसर कितना मिला है 32। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन एंड क्या यूज किया, कैसे वापस बताओ। ओके मैं वापस बता देता, मेरे को पूछा है इंटरनल एनर्जी और मेरे को क्या क्या दिया है, वर्क डन दिया हुआ है और मेरे को हीट सप्लाइड दिया हुआ है। अब जब वर्क डन दिया है, वर्क डन मैंने बोला ना बाय दी सिस्टम, जब भी ये वर्ड यूज करेंगे वापस लिख देता हूं बाय दी सिस्टम। बाय दी सिस्टम मतलब क्या है सिस्टम टू सराउंडिंग, और ये वैल्यू हमेशा क्या लेनी है मेरे को राइट। एंड उसके अलावा टू दी सिस्टम या ऑन दी सिस्टम, टू या ऑन दी सिस्टम, इसका मतलब क्या है सराउंडिंग से सिस्टम, ये साइन कन्वेंशंस में देखा था, तो इसका मतलब क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। क्लियर हो गया। अब ये वर्ड देखो इधर बाय द सिस्टम, इसलिए क्या लिया है नेगेटिव, इसको नेगेटिव। इधर क्या है सप्लाई टू दी सिस्टम, टू का मतलब क्या है क्लियर हो गया। तो Q की वैल्यू और W की वैल्यू दी है बट साइन नहीं दी है, साइन के जगह पे वर्ड्स यूज किए टू द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम, तो इसके लिए हमको साइन लेना जरूरी है, इसलिए मैंने Q को पॉजिटिव लिया लेकिन W मेरा क्या हो गया नेगेटिव। दोनों को ऐड करूंगा तो ऑफकोर्स माइनस ही होगा, 40 - 8 इज नथिंग बट 32, इसलिए मेरा ऑप्शन क्या है 30। कैन नोट इट डाउन, ये नोट कर लो, ऐसे वाले बहुत क्वेश्चन है आगे और समझ गया, जाए आगे। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड, फाइंड दी वर्क डन, क्या फाइंड करना है W, नोट कर लेते, फाइंड दी वर्क डन W फाइंड करना है कि अब कब फाइंड करना है, 2 मोल्स ऑफ गैस है, N की वैल्यू दी है राइट, टेम्परेचर दिया है 27, मतलब मेरे लिए केल्विन में कितना हो गया है 300 राइट, कंप्रेशन हो रहा है राइट, रिवर्सिबली और आइसोथर्मली, वर्ड मैंने बताया था रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं सेकंड वाला वर्क मैक्स का राइट, कहां से कहां हो रहा है 5 से लेके 1 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वर्क डन के लिए वर्क मैक्स माइनस 2.303 nRT राइट, log टू द बेस 10 या P1 अपॉन P2, अगर वॉल्यूम होता तो V2 अपॉन V1, कर लोगे वेरी सिंपल। कैसे करोगे, सबसे पहले तो एक चीज मैंने तुमको ऑलरेडी बताई है जो तुमको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो मैं वापस बता देता, द वैल्यू ऑफ 2.303 into R which is nothing 2.303 into 8.314 is equal to what 19.1, हम अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं उसको, ये बार बार कैलकुलेट नहीं करना, बहुत ज्यादा डेसिमल है ना उसमें, इसलिए ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करके याद करके रखी, याद आया, तो इसलिए हमेशा याद में रखना 2.303 into R हमको हमेशा से मालूम है 19 यूज करना, और सीईटी में तो बहुत ज्यादा तुम यूज कर सकते हो क्योंकि तुम देखो बहुत ऑप्शंस काफी दूर दूर है, क्लियर हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे को तो मालूम पड़ गया वो तो 19 है ना, और n की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 2 इंटू 19 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 राइट, और ये लॉग की वैल्यू P1 अपॉन P2 कितना हो गया 5 का वैल्यू और 1 का वैल्यू राइट, तो मेरे लिए क्या मिल गया 5.05 इंटू 10 raised to what 6 अपॉन what 1.01 इंटू 10 raised to 5 है राइट, ये लॉग में लॉग टू द बेस 10। अब इसको बाहर वाला पार्ट अलग से सॉल्व कर लेता हूं, अंदर वाला अलग से सॉल्व कर लेता हूं राइट, कर सकते हैं ना राइट, इसको लिख लेता हूं 19, इसको लिख लेता हूं 600, ऐसे ही रखता हूं और ये लॉग सॉल्व कर लेता हूं, ध्यान से देखो ये लॉग का अगर सॉल्व करूं तो ये कितना जाएगा 5 है ना, और ये कितना हो जाएगा पूरा कट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 ना, तो आंसर क्या मिला 50 राइट, अगर 50 मिला तो ये मेरे को क्या मिला log टू द बेस 10 ऑफ व्हाट 50 को क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 भी लिख सकता हूँ, जब 5 इंटू 10 लिखूंगा तो log 5 प्लस log 10, log 5 की वैल्यू हमको मालूम है हम पढ़ चुके, log 5 की वैल्यू कितनी 0.7,
ये हमने लर्न करके रखा हो, राइट। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो प्लस ही करना है दोनों को, अगर दोनों को प्लस करना है तो कितना मिलेगा 1.7। इन अदर वर्ड्स ये वैल्यू पूरी कट होके कितनी मिलने वाली है 1.7, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा ना। देख लो 600 है, ये है, सॉल्व करके देखो कितना मिलेगा, सॉल्व करके आंसर यू कैन इजीली कैलकुलेट कर सकते। चलो नहीं भी आ रहा ना तो इस तरीके से कर सकते हो, देखो 19 ये लगभग 2 है ना, कितना होगा 19 2 कितना होता है 19 2 38 होता है, 38 से कम ही होगा ना, क्योंकि वो 2 तो है नहीं, तो मैं 35 के आसपास ले लेता हूँ, अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ ना, ये अप्रोक्सीमेशन ले, राइट। ये 35 हो गया, इंटू कितना करना है 600, कौन सा ऑप्शन नजदीक है बताओ। ये लगभग कुछ 19 के आसपास आएगा ना, और 2 जीरो आ जाएंगे आगे, जूल में, किलो जूल में क्या हो जाएगा पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली कौन सा ऑप्शन आ रहा है नजदीक, समझ गए। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूं, क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर है ना, मैं क्यों सॉल्व करूं उसको। मैंने क्या किया 19 इंटू 2 करता तो 38 मिलता, मेरा 2 नहीं है 1.7 है, मैंने एक छोटा नंबर ले लिया 3.5 ले 35 ले लिया, 35 लिया, क्योंकि ऑप्शन तो काफी दूर है, मेरे को इशू नहीं है उसका। अब 35 को मैं क्या करूंगा 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऑफकोर्स आई विल गेट व्हाट 1900 के आसपास, वो जूल में, लेकिन मेरा ऑप्शन किस में है, इसलिए मेरे को 3 डॉट्स आगे लेने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने एक डॉट डाल दिया। क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन, तुमको यही यूज करना है, जेई में भी काफी यूज होता है ये, बट द थिंग इज दैट जेई में ऑप्शंस कभी कभी काफी नजदीक होते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन हमको करना ही पड़ता है, वेयर एज इसमें ऐसा नहीं, इसमें तुम ऑप्शंस काफी दूर होते हैं तो बहुत इजीली कर सकते हो, नोट कर लो इसको। जाए आगे, ओके। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, वर्ड से ही समझ गया कौन सा है, फॉर्मूला यूज करोगे इस बार वर्क का ये वाला कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वर्ड आ गया, मतलब फॉर्मूला ये वाला है, W इक्वल्स टू व्हाट माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस, क्लियर हो गया। तुमको पी एक्सटर्नल फाइंड करना है, वर्क डन दिया है जूल्स में, अब वर्क डन जूल्स में दिया मतलब ऐसा यूनिट है, लेकिन वॉल्यूम तो किस में दिया हुआ है लीटर, तो लीटर में दिया है तो चेंज करना पड़ेगा भाई, किस में चेंज करना पड़ेगा उसको, मीटर क्यूब में। अब लीटर इज व्हाट, लीटर इज नथिंग बट डेसीमीटर क्यूब, लीटर एंड डेसीमीटर क्यूब आर इक्वल, डेसीमीटर क्यूब मतलब क्या रिलेशन क्या 10 रेज टू माइनस, क्लियर हो गया। मिलीलीटर अगर बोला होता वो भी लिख के दे देता हूँ, इधर लिख लेता हूँ चाहिए तो, देखो हमको मालूम है मीटर और डेसीमीटर में रिलेशन क्या है, डेसीमीटर जो होता है 10 रेज टू माइनस 1 का है ना, तो मैं अगर क्यूब कर दूं इसका तो ये क्या हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 3, वैसे ही सेम। अभी ध्यान से इधर मैं तुमको डायरेक्टली लिख के दे देता हूं, लीटर 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर क्यूब, कभी कभी मिलीलीटर लिखा रहता है, मिलीलीटर इज व्हाट 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर भी लिखा सकता है, सेंटीमीटर का मतलब क्या है मिलीमीटर, और उसका मतलब क्या है 10 रेज टू माइनस 6, क्लियर हो गया, मीटर क्यूब, ये यूज होता है तो ये लिख ले। अब इधर मेरे को इजीली मालूम है किससे मल्टीप्लाई करना है 10 रेज टू माइनस 3, फॉर्मूले में यूज कर लेता हूँ, पी एक्सटर्नल मेरे को मालूम नहीं है, डब्ल्यू मेरे को मालूम है, तो मैं पी एक्सटर्नल इधर ले लेता हूँ, तो पी एक्सटर्नल राइट, पी एक्सटर्नल विल बी व्हाट, माइनस रख लेता हूँ इधर डब्ल्यू अपॉन व्हाट V2 माइनस V1, यही हो गया, माइनस डब्ल्यू मतलब माइनस 500 अपॉन V2 माइनस V1 विच इज 4.5, राइट, यही हो जाएगा, इंटू 10 रेज टू बाहर ही ले लेते दोनों को, राइट, माइनस 2.5 ले सकता हूं मैं, राइट, यही हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 3, इसको सॉल्व करूं तो ये 5 इंटू 10 रेज टू 5, माइनस 3 ऊपर गया तो प्लस 3, और ये 2 जीरो प्लस 2, राइट, ये 2 जीरो हटा दो तो 10 रेज टू 2, और ये ऊपर जाएगा तो इंटू 10 रेज टू 3, तो 10 रेज टू 5 हो गया, और नीचे क्या बचा है 2, कैंसल आउट तो कितना हो गया 2.5 इंटू 10 रेज टू 5 पास्कल्स, आंसर किसमें बार, 10 रेज टू 5 का मतलब ही क्या है बार ना,
तो आंसर क्या है 2.5। क्लियर हो गया कंसेप्ट, समझा? क्लियर है, ओके। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया, समझा? जाए आगे, ओके। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ मैम। यू हैव लाइक 20 सेकेंड्स टू आंसर दिस। 20 सेकेंड में तुमको बताना है। साइन एंड कन्वेंशन भी है इसमें, ध्यान से देख। फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना वैसा ही है, बस वैल्यूज की जगह पे एक्स एंड वाई एक्सप्रेशन। वेरी सिंपल। इंटर एक्स क्या है, हीट इज रिलीज। रिलीज का मतलब क्या, बाहर जा रही है, मतलब एक्स क्या है माइनस एक्स। ये क्या है मेरा क्यू है ना, और ये क्या है वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम। ऑन दिस सिस्टम मतलब पॉजिटिव है, क्या है वर्क। मेरे को क्या पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, क्यू प्लस क्यू क्या है माइनस एक्स, डब्ल्यू क्या है वाई। तो फाइनल क्या आ गया, वाई माइनस एक्स, बी ऑप्शन। अब इसमें ट्रिक कैसे करते हैं तुम, ट्रिक इस तरीके से करते हैं, इसको किलो जूल देंगे, ऑप्शन में किलो जूल ही होगा या ऑप्शन में जूल होगा। अगर ऑप्शन में इधर जूल होता तो इसको मेरे को जूल में कन्वर्ट करना पड़ता। अगर इसको मैं जूल में कन्वर्ट करता एक्स को किलो जूल से, तो क्या आ जाता है, आंसर हो जाता वाई माइनस, समझ गए। और अगर जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ता है इसको, वाई को, ऑप्शन किलो जूल में होता, तो इस केस में आंसर क्या हो जाता। ये जो 1000 है काफी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन देखना है किलो जूल में है या जूल में, वैल्यूज देखनी है जूल में है या किलो जूल। क्लियर हो गया। जब मैं जूल से किलो जूल जाऊंगा तो डिनोमिनेटर में 1000 आ जाएगा, और किलो जूल से जूल में जाऊंगा तो मल्टीप्लीकेशन में 1000। क्लियर हो गया, समझा? नोट कर लो इसको। जाए आगे। नाउ सी दिस क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा मोल कंसेप्ट हल्का सा यूज हुआ है, डायरेक्ट नहीं सॉल्व। हमने देखा अभी तक कि केमिकल रिएक्शन वाला आएगा तो हमने क्या बोला, वो डेल्टा एनजी वाला यूज करना है, राइट। वो भी यूज कर सकते हो इधर डायरेक्टली देख के, बट इधर एमएल्स दिए हुए। इसका कितना दिया हुआ है 100 ml, इसका भी कितना दिया हुआ है 100 ml। मेरे को बताओ एक मोल मिला के कितना बनेगा, 100 एंड 100 कितना बनाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है ना 1 बार का, मतलब फॉर्मूला तो मेरे को प्रेशर वाला यूज करना है। इन अदर वर्ड्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, सॉरी डेल्टा वी। मेरे को बताओ डेल्टा वी क्या है, 200 माइनस 200, इनिशियल वैल्यू भी क्या थी 100 प्लस 100, फाइनल क्या है 200, मतलब वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हुआ। वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, ये 0 हो गया, तो वर्क डन भी क्या हो गया, समझे? समझा? एमएल चेंज करके दे सकते थे ना, 300 दे सकते थे। इधर नंबर ऑफ मोल्स, ये बैलेंस रिएक्शन है, इसकी वजह से कुछ हुआ नहीं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार बैलेंस रिएक्शन है। समझ गए, एमएल चेंज हो सकता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो उस केस में चेंज हो जाएगा। अगर इसको जनरली भी देखते हैं तो डेल्टा एनजी देखो, इसका डेल्टा एनजी क्या है 2 माइनस 2, 0 ना, वर्क डन 0 इस केस। समझ गए? बस इसलिए नहीं ले पाया मैं उसको क्योंकि वो प्रोसेस आइसोथर्मल होना चाहिए था, क्योंकि टी नहीं चेंज, इधर कहीं भी मेंशन नहीं किया ना आइसोथर्मल, तो मैं वो फॉर्मूला कैसे यूज करूं। देखो सिंपल सी बात है ना, ये लिक्विड हो जाता था तो फिर तो वर्क डन 0 नहीं मिलता था ना मेरे को, मतलब स्टेट चेंज हो गया, इसलिए वो फॉर्मूला नहीं यूज कर पा रहा क्योंकि आइसोथर्मल नहीं। क्लियर हो गया, समझ गए? नोट कर लो, आगे जाते किया। बताओ, ये तो थियोरेटिकल है, क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में कांस्टेंट होगा, राइट। फिर इसमें क्या है आइसोथर्मल में टेम्परेचर,
आइसोबारिक में क्या है? प्रेशर। एडियाबैटिक में क्या है? हीट। यस, हीट ट्रांसफर जीरो। ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते हो, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना जो हमने किया था। इधर क्या दिया हुआ है? वर्क डन निकालना है। कैसे हो रहा है देखो, वर्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। इसका मतलब ही क्या है? राइट, डब्ल्यू मैक्स वाला फॉर्मूला -2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस 10। इस बार उसमें प्रेशर लिया था, इसमें क्या दिया है? वॉल्यूम दिया हुआ है, V2 अपॉन। क्लियर हो गया? तो वेरी सिंपली यू कैन राइट -2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। अब ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मेरे को मालूम है वो एनआरटी वाला ये तो है। उसके अलावा कितने मोल्स दिए हुए? 2, तो 19 इंटू क्या हो जाएगा? 2। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है भाई? 300, तो 300 कर लू तो उधर वाला तो लगभग सेम ही हो गया। मतलब इसका वैल्यू क्या आने वाला है? 38 इंटू 300। राइट, यही होगा। समझ रहा है ना? ओके, ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और इसको क्या लिख लूंगा मैं? लॉग टू द बेस 10। V2 क्या है? 40, नहीं V2 20 है। V2 20 है अपॉन V1 क्या है? 40। कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब 1/2 को 0.5 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, log 1 माइनस log 2 भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। log 1 क्या होता है? 0। log 2 कितना होता है? 0.3। तो माइनस कर लूंगा तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा? 0.7। लेकिन किसमें मिलेगा? 0 माइनस 0.3, राइट? 0 माइनस 0.3 इज माइनस 0.7, नेगेटिव मिलेगा। तो ये नेगेटिव तो वैसे ही था इसके आगे, तो इधर कितना मिला? नेगेटिव 0.7। सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। यही डिफाइन कर रहा है कि क्या हो गया? कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? पॉजिटिव। बताया था। एक्सपांशन क्या होता है? नेगेटिव। क्योंकि कंप्रेशन का और रहता है सराउंडिंग टू सिस्टम, एक्सपांशन का और रहता है सिस्टम टू सराउंडिंग। क्लियर हो गया? ओके, तो अभी इसको बस मल्टीप्लाई करना है मेरे, कर लोगे? राइट, 0.7 है, 1 नहीं है। 1 होता तो 38 इंटू 1 कितना होता? 38। 0.7 से कर रहा हूं मतलब लगभग 30 के आसपास आएगा। राइट, और इंटू क्या है? 300, कितना हो जाएगा? लगभग 900 के आसपास। ऐसे ही होगा ना कुछ? बरोबर बोल रहा हूँ ना मैं? क्या रॉन्ग किया है कुछ? वो तो होता है। 0.7, रुको एक बार फिर से कर लेते। इसको 0 हटा दूं तो ये 30 इंटू डायरेक्ट ही कर लेते। 30 इंटू कितना हो जाएगा? ये 0 7 30, 7 30 इज व्हाट? 210। राइट, इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिल रहा है। मल्टीप्लाई करने की भी इतनी जरूरत नहीं है, बट कर लो। 7980, देयर इज नो ऑप्शन लाइक दैट ना। चेक करो, चलो तुम भी चेक कर लो एक बार। 0.3 है क्या? 0.3 है ना? इधर आ जाएगा 0.3 माइनस, राइट, क्योंकि 0.7 करना है हमको, राइट। एंड 0.3 हो जाएगा तो उसके बाद व्हाट वी विल गेट इज, यस, इधर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। दिस विल बी व्हाट? 90। अब कैलकुलेट, अब मिलेगा आंसर, राइट। समथिंग अराउंड 3.46, राइट। तो ये वाला मिल जाएगा, ए ऑप्शन, 3.46 किलो जूल्स। हमको माइनस करना था ना, हमने 1 माइनस 0, यस 1 माइनस 0.7 करना था। -1 प्लस 0.7 आना था हमारा, विच शुड ये, यस 0.3, हमने उसका उल्टा लिखा 0.7। क्लियर हो गया? जाए आगे। लिखो। Okay, see this question. Oh God, stupid. हाँ देखो अभी इसको,
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी लिख के दिया था मैंने अभी जस्ट तुमको, राइट। इंटेंसिव का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ, यस, क्या हो गया? एन आइडियल गैस एक्सपांड्स अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कितने का है? 2 बार का, 5 लीटर से 8 लीटर है। कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो बता दिया, मतलब 2 का है इसमें फंड। वर्क भी निकालना है और फिर वो वर्क को यूज करके क्या निकालना है तुमको? इंटरनल एनर्जी भी निकालना है। तो वर्क के लिए तो तुम ये वाला मैं सॉल्व नहीं करूंगा पूरा, खाली लिख देता हूं। वर्क के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये होगा, पी एक्सटर्नल, राइट, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, इससे डब्ल्यू निकलेगा। और सेकेंड केस में तुम क्या करोगे? डेल्टा यू इक्वल्स टू व्हाट? क्यू प्लस डब्ल्यू। यस, तुम इजीली भी सॉल्व कर सकते हो, ये लीटर्स में है, राइट। तो इसका जो डिफरेंस आने वाला है डेल्टा बी, सॉरी, जो डिफरेंस आएगा डेल्टा बी वो कितना आएगा? 3 लीटर्स है तो 10⁻³ प्रेशर दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू 10⁵ इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो 6 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इनका जो W मिलने वाला है मेरे को, ये W कितना मिलेगा? 2 इंटू, सॉरी 6 इंटू 10⁻²। इन अदर वर्ड्स बेसिकली कितना मिलने वाला है? 600। यही है ना? एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड का मतलब ही क्या है? वो तो नेगेटिव दिख रहा है ना तुमको, तो वर्क डन वाज नेगेटिव, राइट। इधर लिखा भी हुआ है, अगर नहीं भी भूल भी गए तो एक्सपांशन से भी समझ सकते, राइट। तो वर्क नेगेटिव हो गया। हीट कितना दिया है? 10 किलो जूल्स। 10 किलो जूल्स का मतलब क्या है? 1000 जूल्स हो गया, क्योंकि आंसर तो जूल में है। और ये माइनस कितना करना है मेरे को? 600, तो आंसर कितना हो गया? 9400 क्या? जूल्स, विच इज ऑप्शन बी। क्लियर हो गया कैसे किया? दो अलग अलग कंसेप्ट यूज किए, फर्स्ट इज वर्क एंड देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में उसको इनपुट किया। नोट कर लो। ओके, जाए आगे। बताओ इंटरनल एनर्जी के लिए कौन सी स्टेटमेंट राइट है? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, मतलब टेम्परेचर के साथ चेंज तो करता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिकली, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। बी तो नहीं हुआ, बिकॉज डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, इधर तो चेंज ही नहीं दिया है, राइट। इन अदर वर्ड्स कौन सा ऑप्शन है? ए। क्लियर हो गया? ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो इसको ध्यान से। अब चार गैसेस दिए अलग अलग, अमोनिया, N2Cl2H2, ये एक्सपांड कर रही है आइसोथर्मली, एक्सपांड कर रही है आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट। और रिवर्सिबली, मतलब फॉर्मूला तुमको मालूम है वर्क का, कौन सा फॉर्मूला? वो पूछ रहे कौन सी गैस मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करेगी, मतलब W मैक्स किसका ज्यादा होगा ये चारों में से? सबके 10 ग्राम से मास भी। अब मेरे को बताओ W मैक्स का फॉर्मूला क्या है? यही है। अब मेरे को ये बताओ, एक्सपांशन सेम है, मतलब ये वाली वैल्यू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया ना मेरे लिए, सबके लिए, क्योंकि सबका V2 V1 इक्वल हो जाए। टेम्परेचर आइसोथर्मल तो ये कांस्टेंट, R और N तो कांस्टेंट ही है, N नहीं कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। 2.303 तो कांस्टेंट ही होता है, मतलब मेरे को क्या मिल गया? W मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? N। नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मोल्स क्यों रख रहा हूं? क्योंकि मास अलग अलग है ना, क्योंकि मेरे को मालूम है नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट? गिवन मास अपॉन, अब ये गिवन मास क्या है? कांस्टेंट। सबको कितना दिया हुआ है? ये भी कांस्टेंट हो गया, मतलब फाइनली मेरे को क्या मिला? W मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोलार मास। इन अदर वर्ड्स, जिसका मोलार मास सबसे कम उसका वर्क सबसे ज्यादा। क्या होगा फिर? रॉन्ग, रॉन्ग,
एक एक करके निकाल लेते हैं। NH3, N का कितना है 14, H कितना 3 into 1, टोटल प्लस करूंगा तो कितना 70। N2, N का कितना है 14, 2 जा कितना हो गया 28 N2 का। नेक्स्ट क्या है Cl2, एक का कितना है 35.5, इंटू 2 करूंगा तो कितना हो गया 71। लास्ट क्या है मेरा H2S, कितना हो गया हाइड्रोजन का 2, सल्फर का कितना 32, टोटल मिला के कितना हो गया 34। बताओ सबसे कम किसका NH3। इन अदर वर्ड्स कौन सा ऑप्शन है NH3। इन अदर वर्ड्स NH3 का मोलार मास सबसे कम है। सबसे कम वर्क कौन करेगा, जिसका मोलार मास सबसे ज्यादा है वो कौन सा गैस है फिर इसमें क्लोरीन। समझ गया। मेरे को बताओ कौन सी गैस है, अगर मैं कंपेयर करता ये कंडीशन, विच गैस एस ब्लॉक से कंबाइन करते हैं इसको, विच गैस विल ऑलवेज डू मैक्सिमम वर्क, कोई भी गैस से कंपेयर कर लो। H2 गैस, क्योंकि H2 गैस का हमने पढ़ा था इट इज द लाइटेस्ट, क्योंकि मोलार मास H2 से किसी का कम नहीं हो सकता। नेक्स्ट हीलियम है जिसका एटॉमिक मास भी 3 या 4 है। क्लियर हो गया। तो नेचुरली फाउंड में हमारे पास क्या है खाली H2 गैस। मैं अगर एलिमेंटल फॉर्म छोड़ दूं, क्लियर हो गया कंसेप्ट, समझा। ओके, मतलब कहीं भी तुमको H2 दिख जाए ना ये सेम कंडीशन में तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली H2 मार्क नोट कर लो इसको, ये वाला नोट कर लो। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, वेल एंडेड। और इसमें PDF शेयर हो जाएगा तुमको, बचे हुए क्वेश्चन यू ट्राई इट आउट। अगर तुमको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। हाँ, अभी ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, तुमको ऑलरेडी मालूम है साइन कन्वेंशन का क्वेश्चन है, राइट। इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है, वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम मतलब क्या हो गया नेगेटिव ना, और ये क्या है रिलीज। रिलीज का मतलब क्या, वापस बाहर ही जा रहा है, तो ये भी क्या है नेगेटिव। दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा माइनस। सिंपल सा था, ये हो गया मेरा डेल्टा ई। ये वाले अभी बहुत टाइम, हाँ ये वाला बताओ, मैं ध्यान से देखो इसको और बताओ इसका आंसर। कंप्रेशन का क्या बोला था मैंने, जब प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कम हो जाए, राइट। चेक करो, रिएक्टेंट में ज्यादा प्रोडक्ट में कम तो कंप्रेशन, रिएक्टेंट में कम प्रोडक्ट में ज्यादा तो एक्सपांशन। इसमें देख लो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 2 मोल से, इधर 2 मोल से और इधर कितना है एक, एक भी नहीं है ना, सॉलिड है वो, 0 है। तो किधर ज्यादा है रिएक्टेंट साइड, कम किधर है प्रोडक्ट साइड, तो ये इसने क्या किया है कंप्रेशन। बाकी भी चेक कर लेते, इधर कितना है 1, राइट। इसको 1 + 1 तो टोटल 2 हो गया, इधर कितना है 1 और इसको कितना लूंगा 0, क्यों 0 लूंगा क्योंकि सॉलिड है। इधर कितने हैं 3, किधर ज्यादा है प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड ज्यादा है, इनका मतलब क्या है एक्सपांशन। इधर देखो 2, इधर कितने 2 + 1, किधर ज्यादा है प्रोडक्ट साइड, तो वापस क्या हो गया एक्सपांशन। इधर देखेंगे ये लिक्विड है तो 0, इधर क्या है लिक्विड है तो अगेन 0, ये गैस है तो 1, किधर ज्यादा है प्रोडक्ट साइड, तो वापस क्या हो गया एक्सपांशन। क्लियर हो गया, समझा कंसेप्ट। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं तुमको एक्सपांशन कंप्रेशन। ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे बिकॉज ये वाला क्वेश्चन तुमको मालूम है कैसे करना है। विल जस्ट गो फॉरवर्ड, आगे वाले पे ये वाला देख लो। सिमिलर क्वेश्चन विल जस्ट स्किप नाउ, राइट। अब ये प्रोसेस ये क्या है, ये है तुम्हारा जो लास्ट वाला कंसेप्ट था ना हमारा, टाइप ऑफ प्रोसेस एंड FLTD एक्सप्रेशन, उसके ऊपर यहां दिया हुआ है मेरे को करेक्ट कौन सा है, राइट। अगर एक गैस को मैं क्या कर रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रॉपर्टीज करेक्ट व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डेल्टा V इक्वल्स टू 0 बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं हीट सप्लाई कर रहा हूं, सप्लाई कर रहा हूं मतलब Q की वैल्यू दी हुई, Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 500, राइट। सप्लाई करना मतलब क्या पॉजिटिव। डेल्टा V 0 हो गया, डेल्टा V 0 हो गया मतलब W क्या हो गया
तो W0 वाले 3 ही ऑप्शन। अब जब मैं डेल्टा U का फॉर्मूला लिखता हूं तो वो क्या है, Q प्लस W, यही है ना। इधर क्या हो गया, डेल्टा U, ये क्या हो गया 0 इक्वल्स टू क्या हो गया Q, तो दोनों क्या हो जाने चाहिए 500 जूल्स। कौन सा ऑप्शन है, क्लियर हो गया। नेगेटिव भी हो सकता था, नेगेटिव कब होता, जब ये हीट सप्लाई के जगह पे क्या होता है, हीट रिलीज होती। क्लियर हो गया। Which of the following statement is appropriate for first law of thermodynamics? Appropriate कौन सा है, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, नहीं सिस्टम की नहीं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, दैट इज यूनिवर्स का हो सकता है, तो फर्स्ट तो रॉन्ग है। सराउंडिंग कांस्टेंट होती है क्या, नहीं। एंट्रोपी के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, और यस, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन, ये वाला। इंटेंसिव कौन सी है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कौन सी है, सरफेस टेंशन विद नॉट इंटेंसिव, मतलब एक्सटेंसिव होना है बेसिक। इंटरनल एनर्जी ऑफ कोर्स एक्सटेंसिव है, पढ़ा है ना। बाकी तीनों तो क्या है, यस बराबर। पाथ फंक्शन कौन सा है, पाथ फंक्शन दो ही हो सकते हैं ना, या तो वर्क या तो हीट, पढ़ा है हमने ऑलरेडी, राइट। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसमें, वर्क। ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, सेम क्वेश्चन है लेकिन उधर 0 आया था, इधर वॉल्यूम दिया है, याद है उधर 1 मोल वाज गिविंग यू 2 मोल्स, इसलिए उधर डेल्टा एनजी भी 0 आ गया, इधर नहीं है ना, इधर 1 मोल यस 1 मोल ही दे रहा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंस आने वाला है, तो वो डिफरेंस दिख रहा है तुमको ध्यान। 150 मिला के भी कितना बना रहा है, खाली 150, मतलब डेल्टा वी जब निकालोगे ना इधर डेल्टा वी, तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 300 विच विल गिव यू व्हाट माइनस 150, वो तुम प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कितने में, एमएल में, एमएल में, इसलिए इसको क्या लिखूंगा 10⁻⁻⁶। वॉल्यूम हो गया, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, प्रेशर 1 इंटू 10⁻⁵ बार में, ये 10⁻⁻⁶ से क्या हो जाएगा -1, ये पूरा 10⁻⁵ क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बच गया -50, राइट। हाँ पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वर्क दिया हुआ है तुमको, तो ये वाला आंसर क्लियर हो गया, क्योंकि V2 माइनस V1 हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आया था, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये कैंसिल, क्लियर हो गया, समझा। बस डिफरेंस ये था ये क्वेश्चन में कि पहले वाले में 0 आ गया था, इसमें नहीं है। जब एमएल नहीं दिया हो और रिएक्शन को बैलेंस करके दिया हो तब तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि 100 + 100 क्या होगा 200, लेकिन कभी कभी देखो ऐसा मैंने बोला ना एमएल चेंज भी हो जाता। ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस, थियरी, ओरली आंसर दे सकते हो इसका, तुम बताओ। सिस्टम कैन एक्सचेंज हीट एनर्जी विद सराउंड, आइसोथर्मल प्रोसेस की, सिस्टम एंड सराउंडिंग हीट एक्सचेंज कर सकते हैं क्या आइसोथर्मल में, नहीं कर सकते। आइसोथर्मल में हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इन अदर स्टेट वेरिएबल की बात कर रहे हैं, हम डेल्टा टी की बात करते हैं, हम डीटी की बात नहीं करते। एक्सचेंज कर सकते, चलो एंथैल्पी के बारे में तुमने नहीं पढ़ा, उसको छोड़ते आगे जाते, राइट। टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यस सिस्टम का कांस्टेंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सराउंडिंग का भी कांस्टेंट होगा, सराउंडिंग का चेंज हो सकता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यस ऑफ कोर्स टेम्परेचर कांस्टेंट और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, तो ऑफ कोर्स कौन सा बच गया एंथैल्पी, क्लियर हो गया, तो कौन सा है मेरा बी ऑप्शन। ये वाला तो ऐसे ही ओरली बता दोगे तुम, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव है एंड हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव, तो ये ऑप्शन ही राइट है। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एग्जिबिट इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कौन सा प्रोसेस करके देगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होना है मतलब क्या, पॉजिटिव, मतलब इन अदर वर्ड्स कहां से क्या होना है, सराउंडिंग से सिस्टम, और आइसोथर्मल होगा या एडियाबैटिक, मेरे को बताओ। आइसोथर्मल हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब आइसोथर्मल तो गया, आइसोथर्मल कंप्लीटली चले गया, तो बचा क्या एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक में गेन कौन सा है, कंप्रेशन, तभी तो जाके होगा ना मेरा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, समझ गए। ये इस तरीके के कंसेप्ट भी आते जहां तुमको सोचना है कि भाई इंक्रीज बोला है इंटरनल एनर्जी का,
तो वो तो एक ही केस में हो सकता है, आइसोथर्मल तो भूल जाओ, क्योंकि वहां तो इंटरनल एनर्जी में चेंज ही नहीं दिखाए। तो एडियाबैटिक बचा। अब एडियाबैटिक में मेरे को गेन करवाना है, इंक्रीज करवाना, तो इंक्रीज तो एक ही फंडे में हो सकता है, क्योंकि ऐड हो जाए, और ऐड का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग टू सिस्टम, बेसिकली व्हाट, कंप्रेशन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्लियर हो गया। एंड फाइनली ये वाला डेल्टा एनजी वाला है, मैं तुमको बता दे, W इक्वल टू डेल्टा एनजी आर टी, फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेल्टा एनजी निकाल सकते हो ना इजीली। ये गैस है 2+2, ये कितना है 4+1, which will give you 5 and 4, तो you will have what, delta Ng equals to what, 4 minus 5, which is equals to minus, समझ गए, -1 हो गया, बाकी टेम्परेचर दिया हुआ है। इन अदर वर्ड्स वर्क डन विल बी व्हाट, डेल्टा Ng RT, which is what, -1, R की वैल्यू राइट which is 8.314, और T की वैल्यू which is 300। सॉल्व कर सकते हो ना तुम, इजी सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा तुमको इसका, राइट। ओके, सिमिलर क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस यू जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ। ये वाला फाइनल क्वेश्चन बस एक ले लो। आइसोबारिक के लिए क्या हो रहा है, देखो, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस व्हाट इज द परफेक्ट इक्वेशन। आइसोबारिक में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कोई चेंज नहीं होता ना, आइसोबारिक के लिए फिर क्या होगा, कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होती। इन अदर वर्ड्स वो हमने लिखा हुआ था ये वाला, QP इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V, याद है इक्वेशन लिखा था। इन अदर वर्ड्स द ऑप्शन इज विच वन, ये किस में है, अगर मैं एक एक करके लिख लू, एक एक करके लिख लू मैं, तो ये किसका है, आइसोथर्मल। ये किसका है, इसका मतलब क्या है, Q0 ना, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, एडियाबैटिक। इसमें क्या है, W0 ना, मतलब क्या हो गया, आइसोकोरिक। एंड फाइनली दिस इज व्हाट, आइसोबारिक। ये हमने लिखा, बस डन। अगर कुछ और क्वेश्चंस है ये पीडीएफ में, तो दिस पीडीएफ विल बी शेयर टू यू, वो क्वेश्चंस कर लो, कोई हार्ड नहीं है, सारे टाइप हमने कवर कर लिए। एक वही बस नंबर्स चेंज किया, थोड़ा बहुत कंसेप्ट चेंज किया, और उसको यूज करके उन लोग ने क्वेश्चंस बनाए, थोड़े बहुत बाकी होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो हमने ले ली, राइट। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, वी आर डन।